ठाकर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया है कि हम किसी भी चीज के अगर निष्कर्ष पर आना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ ग्रहण करें, और अगर एक साथ ग्रहण करेंगे तभी हमारे लिए ये संभव हो पाएगा कि हम सारी जानकारी के ऊपर कोई डिसीजन ले पाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता, जैसा कौशल मंसूरी जी ने आपको बताया है कि ये प्रोग्राम करीब करीब 65 मिनट तक चलेगा, तो तब तक आप इस प्रोग्राम में अपने आप को बनाए रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और एक के बाद एक हम सारी बातें करते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का इस देश के सबसे महान, सबसे पुराने और सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि जो प्रोफेशन किसी भी एक आम आदमी की जिंदगी बदल सकता है, जो एक प्रोफेशन किसी आम आदमी को खास बना सकता है, जो एक प्रोफेशन जमीन पे खड़े रहने वाले आदमी को आसमान तक लेकर के जा सकता है, ऐसे एक प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस पवित्र दिनों के दौरान, जहां पर गणपति के दिन चल रहे हैं, इस पवित्र दिनों के दौरान हम सारे लोग, और उसमें भी मतलब गणपति को कहा जाता है बुद्धि के देवता, है ना। और आज मतलब मैं सारे ऐसे लोगों के साथ में बात कर रहा हूं कि जिनको अपनी बुद्धि पे विश्वास है, जिनको अपनी कर्मशीलता पे विश्वास है, जिनको अपनी महत्वाकांक्षाओं पे विश्वास है। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की, जिस प्रोग्राम का नाम है एक राह सफलता की। कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व रहता है वो अपॉर्चुनिटी का रहता है। कल रात को मैं मतलब एक अक्षय कुमार का कोई पुराना इंटरव्यू था वो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि इंसान के अंदर काबिलियत तो हो, वो बहुत कुछ करना भी चाहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उसकी जिंदगी में चाहिए वो चाहिए अपॉर्चुनिटी। अगर किसी इंसान के पास में, वो बता रहे थे कि मुझसे भी बहुत सारे काबिल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, मुझसे भी अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग थे जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, या मुझसे भी ज्यादा अच्छे एक्टर थे, लेकिन उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अच्छी फिल्में नहीं मिली जो मुझे मिली, ऐसा उन्होंने बताया। और मुझे लगा कि कल मुझे जिस विषय पे बात करनी है, ये शायद उसी विषय की भूमिका बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो कल उन्होंने बात करी, और इसीलिए मतलब आज अपन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। हम जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब अपन क्या रोटी कपड़ा मकान बगैर के लोग हैं, लेकिन हमारे पास में वो एक जिंदगी काटने वाले नजरिए के अलावा जिंदगी बदलने वाला नजरिया जो है वो हमारे पास में ज्यादा है। और शायद यही एक वजह है कि आज हम संडे की सुबह सुबह सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे लिए जो एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, वो अपॉर्चुनिटी में दो प्रकार की काबिलियत रिक्वायरमेंट है। इसमें ना कोई जाति धर्म, ना महिला पुरुष, ना उम्र का कोई मतलब 18 साल से बड़ी उम्र की आपकी कोई भी उम्र है ना, सब चलेगा। इफ यू आर 18, यू आर 60, यू आर 70, यू आर 34, यू आर 40, एवरीथिंग इज ओके, है ना। आप किसी भी जाति धर्म से, इट इज एब्सोल्युटली ओके। आप चाहे महिला है या पुरुष है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन दो चीजें खास चाहिए, और वो दो चीजें जो चाहिए वो नीचे लिखी हुई है। एक चीज चाहिए कि आदमी एम्बिशियस होना चाहिए, व्यक्ति जो है वो एम्बिशियस होना चाहिए, मतलब महत्वाकांक्षी होना चाहिए। और दूसरा जो है कि ही और शी मस्ट बी हार्ड वर्किंग, कि वो मेहनती होना चाहिए। जनरली दुनिया में तीन प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक जाति ऐसी है, एक कैटेगरी ऐसी है कि जो एम्बिशियस लोग होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता उनके पास में, महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है, मतलब जिंदगी में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, फलाना करना चाहता हूँ, ढिमका करना चाहता हूँ, बट दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। उनके पास में मेहनत करने की वो क्षमता नहीं होती, या तो वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो हमेशा शॉर्टकट के तलाश में रहते हैं। और दूसरे होते हैं हार्ड वर्किंग। ये हार्ड वर्किंग लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, और इसी वजह से वो 20-21 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं, कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, और अपने जीवन की 58-60 साल की उम्र तक लगातार किसी और आदमी को अमीर बनाने के लिए लगातार 35-40 साल अपनी जिंदगी के दे देते हैं। ये हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी सफल नहीं हुए, अमीर नहीं बने, या तो जो चाहते थे जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हार्ड वर्किंग तो थे लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं थे, और वो महत्वाकांक्षी थे लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए क्योंकि वो हार्ड वर्किंग नहीं थे। तो आज हम जिस प्रोफेशन के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो योग्यता चाहिए, ये इन दोनों का समन्वय चाहिए कि मेरा महत्वाकांक्षी होना भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ मेरा मेहनती होना, हार्डवर्किंग होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मेहनती कह रहा हूँ, मजदूरी नहीं कह रहा हूँ। मेहनत और मजदूरी, इन दोनों में अंतर होता है। मजदूरी बिना दिमाग की होती है, मेहनत दिमाग के साथ में करी जाती है ना। तो यहाँ पर अपन मेहनती लोगों की बात करने वाले। तो आप सभी लोग, मैं ये मान करके चलता हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर ये दोनों प्रकार की क्वालिटी है। दे आर एम्बिशियस एंड पैरेलली हार्ड वर्किंग ऑल्सो। तो आप सभी लोगों का दोबारा 1 सेकंड में स्वागत करता हूं। और अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि अपन बाइफरकेट करते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं
कि हमारे समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसे कितने प्रकार के लोग हैं। आज मैं दो मुद्दों के ऊपर आपके साथ, तीन मुद्दों पे रादर में बात करने वाला हूँ। पहला मुद्दा अपन बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। क्यों ऐसा होता है कि उनके अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद, क्योंकि ईश्वर किसी को कुछ देने में कमी नहीं करता है ना। अगर कमी करता तो 10वीं पास धीरूभाई अंबानी अमीर नहीं बनते, अगर कमी करता तो चौथी पास सैकिरो होंडा मोटर कंपनी की स्थापना नहीं कर पाता, अगर कमी करता तो क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जैसे एक सामान्य जो सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता था, और अगर कमी करता तो एक दुबला पतला आदमी जिसे हम आज महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं वो इस देश को आजादी नहीं दिला पाता। तो ऐसी कौन सी चीजें होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, क्षमताएं होने के बावजूद भी आदमी मध्यम वर्ग में पैदा होता है, मध्यम वर्ग में जीता है और मध्यम वर्ग में ही खत्म हो जाता है ना। वो समझने की हम कोशिश करते हैं, और उसे समझाने के लिए एक कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं जिसे कहा जाता है 4 क्वाड्रेंट कंसेप्ट, है ना। इसे सरल भाषा में ESBI कंसेप्ट भी कहा जाता है। एंड दिस कंसेप्ट वाज डिजाइन बाय, इट इज नॉट माय डिजाइन्ड कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जिन्होंने डिजाइन किया था उनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर भी है, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़े लेखक भी है, बहुत अच्छे ट्रेनर भी है और बहुत अच्छे वक्ता भी है। इन्होंने ये कंसेप्ट के ऊपर एक, आप में से जितने भी लोगों को पढ़ने लिखने का शौक होगा, मतलब रीडिंग का जिनको शौक होगा, है ना, उन्होंने शायद वो किताब पढ़ी होगी इनकी कि रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस स्कूल बोल करके इनकी 2 किताब है, बहुत वर्ल्ड फेमस है, बेस्ट सेलर किताबों में मानी जाती है। उन किताबों के माध्यम से उन्होंने इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। जब मैं नया मतलब अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई खत्म करने के बाद में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो सौभाग्यवश मुझे ये किताब पढ़ने का मौका मिला था, और ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद में जिसने मेरी सोच बदल दी थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो बिलोंगिंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो इस कंसेप्ट ने मेरे जैसे लाखों और हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला हुआ है, और इस कंसेप्ट को कहा जाता है 4 क्वाड्रेंट कंसेप्ट। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये कंसेप्ट हमारे जैसे आम आदमियों को क्या कहने की कोशिश कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, 4 क्वाड्रेंट कंसेप्ट ये समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, इनकम के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है ई कैटेगरी, वेयर ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। सबसे पहली कैटेगरी आती है ई कैटेगरी, वेयर ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज यानी कि वो लोग कि जो 20, 21, 22 साल की उम्र में एक काम की शुरुआत करते हैं, या तो एक ही कंपनी में या तो अलग अलग कंपनी में, अपनी जिंदगी के 60 साल तक वो लगातार मेहनत करते हैं, रोज के 8, 10, 12, 14 घंटे वो काम करते हैं, है ना, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि वो जैसा सोचेंगे इनके हिसाब से इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। ये दूसरों के वहां पर नौकरी करने वाले लोग हैं। इसके बाद में दूसरी जो कैटेगरी उन्होंने बताई है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉय। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं कि जो किसी और के वहां पर नौकरी करने के लिए नहीं जाते, लेकिन ये अपने आप को नौकरी खुद दे देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं डॉक्टर बन गया, मैंने छोटा सा अपना एक डिस्पेंसरी खोल दिया, मैंने अपनी किराने की दुकान खोल दी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल दिया, मैंने अपना चाय का खोखा खोल दिया, मैंने अपना पान का खोखा खोल दिया, मैंने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट और रोड साइड रेस्टोरेंट खोल दिया, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों के बीच में जो साम्यता है वो साम्यता ये है कि इनको जब तक जिंदगी में पैसा चाहिए तब तक इनको काम करना पड़ता है। मतलब जब तक पैसा, जब तक काम तब तक दाम, और जितना काम उतना दाम। ये जब तक काम करेंगे तब तक उनको पैसा आएगा, और जितना काम करेंगे उतना उनको पैसा आएगा। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी इन्होंने जो बताई है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज बी कैटेगरी। बी बोले तो बिजनेस ओनर्स, जिन्हें हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना करते हैं, और इनका मेन काम ये रहता है कि वो ई और एस कैटेगरी के लोगों को अपने वहां पर काम पे रखते हैं, ये इनको रोजगार देते हैं। और ये ई कैटेगरी के लोग जो है, ये बी कैटेगरी के लोगों के लिए अपनी जिंदगी के 35-40 साल तक दे देते हैं। और 35 साल पहले जब उसने अपनी नौकरी की शुरुआत करी थी, उस समय पर हो सकता है उसके पास में साइकिल रही होगी या तो एक छोटा सा स्कूटर रहा होगा, और वो धीरे 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 कछुए की गति से बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर उसके पास में रीजनेबली एक मिडिल क्लास 4 व्हीलर उसके पास में आता है, या तो मारुति अल्टो जैसा या तो वैगनआर टाइप एक व्हीकल उसके पास में आ जाता है, एक गाड़ी उसके पास में आती है। जबकि उसी 35-40 साल के दौरान जब इसके जैसे ई कैटेगरी के व्यक्ति के जैसे कई सारे लोग इस बी कैटेगरी के व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, है ना, उसी दौरान ये बी कैटेगरी का आदमी जो एक छोटे से 1 बेडरूम हॉल किचन में उसने अपना मतलब वहां रहता था और धंधा चालू किया था, वो 2 BHK में जाता है, 3 BHK में जाता है, बंगलोज बनाता है, फार्म हाउसेस बनाता है, इसके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इसकी जिंदगी बदल जाती है, इसके परिवार मतलब इसके परिवार के लोगों का जीवन बदल जाता है ना, इसके जीवन में बदलाव आता है। तो होता क्या है कि ई कैटेगरी का आदमी जिंदगी काटता है और बी कैटेगरी के आदमी की जिंदगी बदल जाती है। और
इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने अपनी किताब में बताई माय डियर फ्रेंड्स, उस कैटेगरी को कहा जाता है आई कैटेगरी। आई कैटेगरी मतलब इन्वेस्टर्स, निवेश करने वाले लोग। ये वो लोग हैं कि जो अब पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, ये पैसा कमाने के लिए निवेश करते हैं। इनका निवेश किया हुआ पैसा, इनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो है वो और पैसा कमाने के लिए काम करता है। अगर आप भी मतलब मध्यम वर्गीय परिवारों से बिलोंग करते हैं मेरी तरह, तो आपने भी कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि जिंदगी में एक आज से, और मतलब वो डायलॉग जो है ना वो बदलता जाता है। मुझे याद है कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो बातों बातों में हमने मतलब उनको मैंने ये कहा कि यार 1 करोड़ कमाना बहुत आसान है, लेकिन 1 करोड़ का, अरे 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 करोड़ का 10 करोड़ करना बहुत आसान है। ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जब ये डायलॉग मैं बोला तो उस डायलॉग के बाद में फिर मैंने सोचना चालू किया कि यार डायलॉग कहता है मतलब आज से करीब 30-40 साल पहले लोग इसी डायलॉग को इस तरीके से बोलते थे कि 1 लाख रुपया कमाना मुश्किल है, लेकिन 1 लाख का 10 लाख करना आसान है। उसके 20 साल के बाद में लोग ऐसा बोलने लगे कि 10 लाख रुपया कमाना मुश्किल है, लेकिन 10 लाख के 1 करोड़ कमाना आसान है। और आज हमारे को ये बोलना पड़ रहा है कि 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, लेकिन 1 करोड़ के 10 करोड़ करना आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, समय के साथ में ये सारे के सारे डायलॉग जो है वो बदलते चले। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, है ना। तो ये इन्वेस्टर लोग जो है ये क्या करते हैं, ये कम समय में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के बाद में ये बन जाते हैं इन्वेस्टर। ऐसा नहीं कि ये लोग काम नहीं करते, लेकिन इनका पैसा भी इनके लिए काम करता है। और एक बहुत अच्छी जगह पर मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था कि आदमी अमीर तब नहीं बनता जब वो पैसे कमाने के लिए काम करता है, आदमी अमीर तब बनता है जब वो और उसका लगाया हुआ पैसा, ये दोनों पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, शायद हम लोगों के काम में आएगा कि आदमी अमीर तब नहीं बनता जब वो पैसा कमाने के, वो अकेला पैसा कमाने के लिए काम करता है। आदमी अमीर तब बनता है जब वो और उसका पैसा दोनों ही पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन अपने पैसों को पैसा कमाने के लिए काम पर लगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कम समय में ज्यादा पैसे कमाना, जो संभव है ये बी कैटेगरी में आने के बाद में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इन्होंने ये कंसेप्ट के बारे में समझाया तो उन्होंने आगे और एक चीज बताई कि ई और एस कैटेगरी को मिला करके हमें हमारे समाज के अंदर 95% लोग जो है वो सिर्फ ई और इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब जिन्हें मध्यम वर्गीय कहते हैं, या तो लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, या तो अपर मिडिल क्लास कहते हैं। अगर इन दोनों कैटेगरी को मिला दिया जाए, मतलब इन सभी को मिला दिया जाए, तो 95% लोग टोटल ई कैटेगरी में आते हैं या तो एस कैटेगरी में आते हैं। और अगर इस कैटेगरी की बात करें आई और बी वालों की, तो वो सिर्फ मात्र 5% है। 100 में से 95% लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से है और 5% लोग ही मात्र अमीर है। 100 में से 95% लोग जिंदगी काटने के लिए काम करते हैं, 5% लोग जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। 100 में से 95% लोग जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर पाते, लेकिन 5% लोग ही ऐसे हैं कि जो चाहते थे उन्होंने हासिल कर लिया। 100 में से 95% लोग अपनी जिंदगी में समझौते करते हैं और 5% लोग अपनी जिंदगी में सपनों को जीते हैं। 100 में से 95% लोग अपनी जिंदगी के सर्कल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस के ऊपर जीते हैं और 5% लोग सर्कल ऑफ ड्रीम्स के ऊपर काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये उनका कहना था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दूसरी एक चीज उन्होंने बताई कि सबसे डेंजरस जो चीज है वो ये है कि हमारे समाज में जिन लोगों को बुद्धिमान कहा जाता है, पढ़ा लिखा कहा जाता है, वेल क्वालिफाइड कहा जाता है, इंटेलिजेंट कहा जाता है, अगर ऐसे लोगों को देखा जाए तो वो ज्यादातर 95% की कैटेगरी में पाए जाएंगे। 95% की कैटेगरी में मेरे जैसे इंजीनियर आपको होलसेल में मिलेंगे। 95% की कैटेगरी में आपको बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए ये सारे किए हुए लोग मिलेंगे। वहां पर 90 और 5% की कैटेगरी में अगर अपन नजर डालेंगे तो रिलायंस बनाने वाले ध्रुव अंबानी जो थे वो मात्र 10वीं पास, 2 ट्रायल में पास किए थे, है ना। अमेरिका का लगातार 10 साल तक अमीर रहने वाला आदमी जो था हेनरी फोर्ड बोल का, जिन्होंने हेनरी फोर्ड नाम का, कि जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना करी थी, है ना, वो सिर्फ 6 कक्षा पढ़े हुए थे। ही वाज जस्ट 6 स्टैंडर्ड पास। होंडा कंपनी के मालिक जो साकिरो होंडा है माय डियर फ्रेंड्स, वो 4 कक्षा तक पढ़े हुए थे। ही वाज जस्ट 4 स्टैंडर्ड पास। तो मैं ये नहीं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि डिग्री होना गलत है ना, लेकिन हमें जो समझाया जाता है हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में, एक्चुअल में 95% का आदमी जब वहां पर पैदा होता है वहां पर जीता है और वहां पर खत्म होता है। पैदा होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है ना। ऊपर वाला अपने को पैदा करने से पहले पूछता नहीं है कि पता बेटा तेरे को कहाँ पैदा होना है ना। ये अहमदाबाद के अमीर लोग है या ये दिल्ली के अमीर लोग है और दिल्ली के मध्यम वर्गीय लोग, तो शायद मैं, अगर मेरे को ऐसा चॉइस मिलता तो मैं दिल्ली के अमीर लोगों के वहां पर या अहमदाबाद के अमीर लोगों के वहां पर कहीं ना कहीं पैदा होता, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो मध्यम वर्ग में पैदा होना ये कोई गलती नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग में जीना और मध्यम वर्ग में खत्म हो जाना मेरे हिसाब से ये इसे गलती नहीं, इसे पाप कहा जाता है। द ओनली रीजन इज क्योंकि हमें हमारी परवरिश के दौरान यहाँ पर एक चीज बताई जाती है कि बेटा अपन मध्यम वर्ग के लोग हैं, जितनी लंबी चद्दर है पैर उतने ही पसारने चाहिए। सारे डायलॉग जो मतलब अगर आप अंबानी टाटा बिरला के बच्चे नहीं है तो शायद आपने भी मेरी तरह ये सारे डायलॉग सुने ही होंगे, है ना। बचपन से मुझे ये बताया जाता था कि बेटा अपन मध्यम वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, धंधा नहीं कर सकते, बड़े सपने मत देखो, सपने टूटते हैं तो दर्द होता है, ये सारे और मतलब ये समझाया जाता है, हमें हैमरिंग किया जाता है, हमें साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है कि नौकरी करोगे तो कोई टेंशन नहीं, सुबह 10 बजे जाओ शाम को 6 बजे आओ और बाद में तुम्हें जिंदगी भर पेंशन आएगी, तुम्हारे रिटायरमेंट फंड आएगा, है ना। और वो सारे क्राइटेरिया आज के जमाने में सरकारें बदली, जमाना बदला, उसके हिसाब से सब चेंज होता चला गया और अपनी बात लगी पड़ी हुई है। द पॉइंट इज कि इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हर इंसान के दिमाग में 95% की कैटेगरी में एक चीज दिमाग के अंदर घुस गई कि बड़ी डिग्री होगी तो ही मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। लेकिन इतिहास के पन्ने, इतिहास के सफल लोग ये कहते हैं कि बड़ी डिग्री नहीं, बड़ी सोच होगी तो तू जिंदगी में कर पाएगा। ये 5% की कैटेगरी में जाने के लिए जो दो चीजें हमने बोली कि महत्वाकांक्षा और हार्डवर्किंग होना जरूरी है ना, इसे दूसरे शब्दों में कहे तो दो चीजें हमारे पास में होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज जो चाहिए दैट इज बड़ी सोच, कि मुझे एक जुनून ऐसा है कि मैं जहां पर पैदा हुआ हूं वो मेरा मजबूरी थी, लेकिन कहां मरना है वो मेरी मर्जी की बात है। हो सकता है मैं स्कूटर वाले का बेटा बन के पैदा हुआ, लेकिन मेरा बेटा गाड़ी वाले का बेटा कहलाए, ये मेरा जुनून है। हो सकता है कि मेरे पिताजी मेरी मम्मी को पूरा भारत नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ में दुनिया घूमना चाहता हूँ, ये मेरा जुनून है। हो सकता है मेरे पिताजी मुझे एक अच्छी स्कूल में एजुकेशन नहीं दिला पाए, लेकिन मैं अपनी औलाद को एक शानदार स्कूल में पढ़ाऊं, ये मेरा जुनून है। हो सकता है मेरे पिताजी अपने समाज के लिए आज तक कुछ नहीं दे पाए, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज को मैं कम से कम 10 लाख रुपए का डोनेशन दूं, ये मेरा जुनून है। हो सकता है आज तक हमारे खानदान में कोई टैक्स पेयर नहीं बना, क्योंकि किसी ने इतनी इनकम ही नहीं करी कि भारत सरकार को टैक्स दे पाए, है ना, लेकिन मेरे अंदर ये जुनून है कि मैं भारत सरकार को टैक्स दे पाऊं, मैं लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मेरा टैक्स का इनकम बढ़ता जाए, ऐसा मेरा एक जुनून है। और इसकी वजह क्या है मालूम है? इसकी वजह यह है माय डियर फ्रेंड्स कि हर इंसान को, इंसान और जानवर में ऊपर वाले ने एक अंतर रखा हुआ है ना। मतलब जानवर कभी अपने परिवार के बारे में, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचता या अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता। आपने देखा होगा कि 5000 साल पहले भी कुत्ता अगर किसी खंबे को देखता था तो उसकी टांग उठी जाती थी, और आज 5000 साल के बाद भी अगर कुत्ता किसी खंबे को देखता है तो उसकी टांग उठी जाती है। उनमें कोई अंतर नहीं आया, लेकिन इंसानों में काफी सारा डेवलपमेंट आया। इंसान जो पहले किसी जंगलों में रहते थे, उन्होंने छोटे छोटे कच्चे मकान बनाए, बाद में गांव बसाए, बाद में तहसीलें बताई, बाद में जिले बसाए, और बाद में मेट्रो और मेगा सिटीज बना दिए। तो इंसान का मतलब यह है कि इंसान को ईश्वर ने पैदा किया है सिर्फ बढ़ने के लिए, दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए, जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, और लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। मुझे याद है जब मैं ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था आप लोगों की तरह, वहां पर जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान को मरने से पहले 3 लोगों की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सबसे पहला मेरी फैमिली के लोगों की जिंदगी में, है ना, कि जो जिन माँ बाप के वहां पर मैं पैदा हुआ मैं उनके लिए कुछ करूं, जो बच्चा मेरे वहां पैदा हुआ मैं उसके लिए कुछ करूं, और जो औरत मेरे साथ में शादी करके आई मैं उसके लिए कुछ करूं। नंबर 1। नंबर 2, जिस समाज, जैसे मेरा नाम आनंद ठाकर है तो मुझे एक ठाकर सरनेम मिला। आपके बीच में कोई राजपूत होगा, कोई गोयल होगा, कोई मकवाड़ा होगा, कोई सोलंकी होगा, कोई जोशी होगा, कोई शाह होगा, है ना, आपकी अलग अलग सरनेम होगी। तो आपका एक सोसाइटी होता है, आपका एक समाज होता है, उस समाज के लिए मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करूं। और तीसरा होता है कि जिस देश ने मुझे पैदा किया, सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाना, दैट इज नॉट अवर सर्विस टू अवर कंट्री, है ना। मतलब अगर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर मैं अपने देश की वाकई में सेवा करना चाहता हूं तो मैं 2 ही चीजें कर सकता हूं। कि पहली चीज मैं ये कर सकता हूं कि मैं बंदूक पकड़ के बॉर्डर पे खड़ा हो जाऊं और वहां पर जाकर के अपनी जान दे दूं देश की सेवा करने के लिए। और अगर ये मेरी हिम्मत नहीं है तो दूसरा काम मैं कर सकता हूं कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं भारत सरकार को टैक्स देना चालू करूं, और टैक्स देना भी एक देश सेवा का काम है। तो या तो जान दूं या तो टैक्स दूं, है ना। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज मैं करता हूं तो मैं देश सेवक हूं। लेकिन जान देने की मेरी हिम्मत नहीं और टैक्स देने की मेरी हैसियत नहीं, तो मेरे हिसाब से सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाना और 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नाना पाटेकर की मूवी देखना, क्रांतिवीर, और मतलब वो मूवी देख करके मस्त सो जाना और 5 रुपए का झंडा अपनी बाइक पे लगाना, दैट इज नॉट अवर सर्विस टू अवर कंट्री माय डियर फ्रेंड।
ये सारी बातें मैं सोचा करता था, जिस बातों ने मेरे को जुनून दिया। और ऊपर से ये किताब मैंने पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि डिग्री चाहे कितनी भी बड़ी होगी, लेकिन अगर सोच जो है वो छोटी होगी तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी डिग्री भी बड़ी हो और सोच भी बड़ी हो तो माशाअल्लाह आप झंडे गाड़ देंगे, लेकिन अगर डिग्री छोटी है और सोच बड़ी है तो भी आप झंडे गाड़ देंगे, है ना। तो ये झंडे गाड़ने के लिए या 5% की कैटेगरी में आने के लिए दो चीजें किसी भी इंसान के पास में चाहिए माय डियर फ्रेंड। सबसे पहली जो चीज चाहिए वो चाहिए, मेरे पास में एक बड़ी सोच होनी चाहिए कि आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ। और दूसरी चीज जो चाहिए वो चाहिए विश्वास। विश्वास किसके ऊपर? विश्वास दूसरों के ऊपर नहीं, विश्वास इस देश की सरकार के ऊपर नहीं, विश्वास एलआईसी के ऊपर नहीं, विश्वास आज जिस व्यक्ति ने, जिस डेवलपमेंट ऑफिसर या तो रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने आज आपको इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया है उसके ऊपर विश्वास नहीं, है ना। गड़बड़ कहा है, हम दूसरों पे तो अविश्वास या तो अविश्वास कर लेते हैं, लेकिन खुद पे सिर्फ एक ही चीज करते हैं और वो होती है अविश्वास। हमें ये विश्वास है कि इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के लिए कुछ कर सकता है, 132 करोड़ लोगों के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं है कि मैं अपने परिवार के 4 लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं। हमें ये विश्वास होता है कि मतलब कोई व्यक्ति हमारे देश के लिए 18-18, 20-20 घंटा काम करे, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए 4 घंटा काम करना नहीं चाहता। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास की जो कमी होती है, और विश्वास की कमी के पीछे की वजह क्या है? हम जिस कैटेगरी में पैदा हुए 95% की कैटेगरी में, उस कैटेगरी में दिक्कत ये है कि हमें छोटी सोच के साथ में हमारी परवरिश करी जाती है। हमें बार बार बताया जाता है, जब भी हम बड़ी बातें करते हैं तो कोई हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता। ज्यादातर लोग हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, अपन मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना बड़ा सोच नहीं सकते, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू फलाना नहीं कर सकता। ये बोल बोल के हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। और एक आदमी अकाउंटेंट बनने के बाद में किसी कंपनी का करोड़ों का अकाउंट वो 60 साल की उम्र तक लगातार लिखता रहता है, लेकिन वो अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाने का चक्कर सोचे, ऐसे उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर विश्वास की कमी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ये जुनून है कि आप 95% से 5% की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, अगर हो सकता है कि हम आज जमीन पे खड़े हैं, लेकिन हमारी एक सोच है कि मरने से पहले आसमान को छुए। हमारे खानदान में किसी ने टैक्स पे नहीं किया, लेकिन हमारी सोच है कि मैं टैक्स पेयर बनना चाहता हूं। हमें वो एजुकेशन नहीं मिला जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, हमें जो जवानी नहीं मिली जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, वो जिंदगी अभी तक हम नहीं जी पाए जो आगे हम जीना चाहते हैं। अगर ये सोच आपके पास में है तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन दे रहा है, खास करके ऐसे लोगों के लिए कि जिनके पास में बस 2 चीजें होना जरूरी है, महत्वाकांक्षा और काम करने की क्षमता, बड़ी सोच और अपने ऊपर विश्वास कि यस आई कैन डू इट। एंड अगर आपके पास में ये सोच है तो वेलकम टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इस देश का सबसे बड़ा, सबसे महान और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका स्वागत करते हुए आपको एक प्रोफेशन ऑफर करता है, और उस प्रोफेशन का नाम है इंश्योरेंस एडवाइजर। I and you, we all can become insurance advisor with Life Insurance Corporation of India। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया आज के जमाने में, और उसमें भी ये कोरोना होने के बाद में जो पेंडेमिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई, और आप सब, हम सारे लोग जानते हैं, न्यूज में पढ़ते, मतलब देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक वगैरह पे देखते हैं कि देश के अंदर इस, देश के नहीं दुनिया के अंदर इस सिचुएशन के बाद में कई सारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो गई और कई सारी इंडस्ट्रीज आगे निकल गई। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं कोई प्रोफेशन शुरू करना चाहता हूं, अदर पार्ट टाइम और फुल टाइम, या तो मैं एक नया करियर शुरू करना चाहता हूं, तो क्यों एलआईसी का इंश्योरेंस एडवाइजर बनना एक अच्छी बात है। मैं उसके लिए सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि व्हाई इंश्योरेंस प्रोफेशन। अगर मैं किसी एक नए प्रोफेशन हो, ज्यादातर लोग शिफ्टिंग के बारे में, मतलब जो लोग ऐसे हैं कि नहीं मेरे को तो मेरी ही लाइन का, एक चीज में बताना आप लोगों को भूल गया कि 95% का आदमी वहां पर पैदा होता है, वहीं पर जीता और वहीं पर खत्म होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मालूम है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूं तो मैं सिर्फ अकाउंट लिखने का काम कर सकता हूं, अगर मैं बीएड हूं तो मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकता हूं, अगर मैं इंजीनियर की डिग्री लेकर के बैठा हूं तो मुझे किसी कंपनी में इंजीनियरिंग की नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन मतलब आपने देखा कि इतिहास में जितने भी लोग थे उनके पास में डिग्री नहीं थी, सोच बड़ी थी, तो वो क्या सोचते थे, अपन तो कुछ भी कर सकते हैं, जहां से जिंदगी बदलने का मौका मिले, जहां से वो पैसा कमाने का मौका मिले कि अमीरी आ सकती है, वो सारे काम अपन करने को तैयार है ना। लेकिन 95% के ज्यादातर लोग इसी चक्कर में खत्म हो जाते हैं कि वो अपनी डिग्री को अपना खूंटा बना लेते हैं, कि उसी खूंटे के आसपास वो घूमने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप लोगों का इस प्रोग्राम में आना ये साबित करता है कि आप वो खूंटे वाली सोच के लोग नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस
डिस्कस व्हाई इंश्योरेंस प्रोफेशन। आज के समय में, आज के जमाने में इंश्योरेंस प्रोफेशन क्यों इतना ज्यादा। और आपको मैं एक ताज्जुब वाली बात बता दूं कि आप रोज पढ़ते होंगे अखबार वाले और न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई उसके बारे में हमें बताते हैं, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसके बारे में नहीं बताते। उसके लिए हमें गूगल वगैरह सर्च करना पड़ता है, क्योंकि अखबार वालों को नेगेटिव न्यूज जितना मतलब हाईलाइट करने में इंटरेस्ट रहता है, उतना पॉजिटिव न्यूज हाईलाइट करने में इंटरेस्ट नहीं रहता। वो हमें ये बताएंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई इंडिया के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ा मतलब तकलीफ में काम कर रही है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई है ना, ये सारी बातें वो हमें बताएंगे। लेकिन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर गई ताकि इस देश के नौजवानों को ये पता चले कि हमें कौन सी दिशा में भागना चाहिए, वो नहीं बताते। और इसलिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एलायंस ऑफ इंडिया का वाकई में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा कि देश के नौजवानों को और देश के महत्वाकांक्षी लोगों को एक नया प्रोफेशन ऑफर किया जाने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं कि व्हाई इंश्योरेंस प्रोफेशन, उस विषय पे बात करना चाहता हूं। तो ओनली रीजन इज, जो मैं बात बता रहा था आपको कि जो अखबार वाले नहीं बताते, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। आप सिर्फ एक गूगल पे सर्च करके देखना कि पिछले 4 महीनों के दौरान ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है कि जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा और भारत में सबसे ज्यादा ग्रो किया है, तो आपको पता चलेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसने पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा ग्रो किया है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा लोगों को स्वरोजगार दिया है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसने 4 महीनों में इस देश के बेरोजगारी को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो निवेशक और निवेश कराने वाले इन सभी लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात जो है माय डियर फ्रेंड्स कि इसे, और ये इंडस्ट्री कर पाई ऐसा क्यों है मालूम है। एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट करके, कि दुनिया में 2 प्रकार के काम होते हैं, है ना, 2 प्रकार के बिजनेसेस होते हैं। बाद में उन्हीं बिजनेस में से नौकरियां जो है वो अर्जित की जाती है, नौकरियां लोगों को दी जाती है। वो 2 प्रकार के बिजनेस कौन से होते हैं? एक ऐसे बिजनेस जो लोगों की जरूरत के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, और दूसरे ऐसे बिजनेस के जो लोगों की इच्छाओं के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इच्छाएं मतलब चाहते, सपने, लग्जरी, है ना, आप इन सारी चीजों को कह सकते हैं। और जरूरत वाले बिजनेस मतलब वो ऐसे कि जो मेरे जीवन को चलाने के लिए जरूरी हो, है ना। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करी उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि इंश्योरेंस लोगों की जरूरत में आती है, लोगों की इच्छाओं में नहीं आती। रेस्टोरेंट खत्म हो गई उसकी वजह यह है कि रेस्टोरेंट में खाना खाना ही मेरी इच्छा है, मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन किराने की दुकान बंद नहीं हुई उसकी वजह यह है कि किराने का सामान लाना ये मेरी जरूरत है, मेरी इच्छा की बात नहीं है। दूध की दुकान चल रही है क्योंकि दूध वाले दूध जो है वो जरूरत में आता है, इच्छा में नहीं आता। तो जितने भी जरूरत वाले बिजनेसेस है ना, अगर जितने भी लोग इन चीजों में जुड़े हुए हैं उनके लिए आज भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, उनको आज भी कोई तकलीफ नहीं है, वो आज भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो लग्जरी वाली चीजों में थे, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी चलाने वाले लोग थे या तो वहां पर काम कर रहे थे, जिनके बड़े बड़े मॉल थे या तो मॉल में नौकरी करने वाले लड़के लड़कियां थे, जो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स चला रहे थे और वहां पर काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, जो बैंक्वेट हॉल या तो पार्टी हॉल्स या तो पब एंड बार्स वगैरह चला रहे थे, वहां पर जो लोग काम कर रहे थे, वो दिक्कत में, क्योंकि वो इच्छाओं वाली चीजें है। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में कि जो लोगों की इच्छाओं के साथ में नहीं लेकिन लोगों की जरूरतों के साथ में जुड़ा हुआ है। और इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी जो बात यह है कि इस प्रोफेशन का मार्केट पोटेंशियल जो है, अगर मैं मार्केट शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट पोटेंशियल जो है दैट इज 100% मार्केट पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि मैं जिस काम को शुरू करने वाला हूं उस काम के माध्यम से मतलब मुझे धंधा कितना मिल सकता है, मेरे प्रोस्पेक्ट कितने होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे कि जो मेरे को धंधा दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं साड़ियों की दुकान खोल लेता हूं महिलाओं के लिए, तो उसमें मर्द मेरे काम में नहीं आएंगे। अगर मैं बच्चों के लिए कोई स्कूल खोल लेता हूं तो मेरे काम में वो लोग नहीं आएंगे जो पढ़ चुके हैं। अगर मैं बुजुर्गों के लिए मतलब अगर मैं चश्मे का कोई दुकान खोलता हूं तो जो चश्मा नहीं पहनते वो मेरे किसी काम में नहीं आएंगे। अगर मैं मर्दों के कपड़ों की दुकान खोलता हूं तो औरतें मेरे काम में नहीं आएगी। हर धंधे का अपना एक लिमिटेड पोटेंशियल होता है कि कुछ लोग मेरे काम में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। अगर मैं 100 करोड़ रुपए लगा करके एक आलीशान 5 स्टार हॉस्पिटल भी बना लेता हूं तो बीमार मेरे काम में आएंगे, जो बीमार नहीं है वो मेरे काम में नहीं आएंगे। अगर मैं वकील बन जाता हूं तो जिंदगी में लफड़े फंसे वो मेरे काम में आएंगे, जिनकी जिंदगी में कोई लफड़ा नहीं है वो मेरे किसी काम में नहीं आने वाले माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन the beauty of this business is, the beauty of insurance profession is, the beauty of being an insurance advisor is
इस प्रोफेशन का पोटेंशियल जो है वो 100% मार्केट पोटेंशियल है। मतलब कि मैं घर से बाहर निकला एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, मैं घर से बाहर निकला, मेरे को जो पहला आदमी मिला, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है या नौजवान है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, चाहे वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है ना, चाहे वो नौकरी वाला है कि धंधे वाला, चाहे सरकारी नौकरी वाला कि प्राइवेट नौकरी वाला, हर इंसान जो पहला आदमी मेरे को मिला, ही इज माई प्रोस्पेक्ट, मैं उसके साथ में बिजनेस कर सकता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है माय डियर फ्रेंड कि दुनिया के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो करीब 300 साल से ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम हो, तो मैं बता देता हूं कि इट इज मोर देन 300 इयर्स ओल्ड इंडस्ट्री। लेकिन 300 साल का इतिहास ये कहता है कि आज तक दुनिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने नाम चेंज किया, किसी ने टेक ओवर किया, इट इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आज तक बंद नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मालूम है? क्योंकि ये इंसान के साथ में जुड़ी हुई चीज है। एक बार मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को सवाल किया, जैसे ही प्रोग्राम में लास्ट में जो है सवाल लिखा उन्होंने कि सर इंश्योरेंस का फ्यूचर क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट जो है ये इंसान के साथ में जुड़ा हुआ है। जब तक इस धरती पर इंसान पैदा होता रहेगा तब तक इंश्योरेंस बिकता ही रहेगा। द रीजन इज ये हर इंसान की, जैसे शोरूम से निकलने वाली हर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है, ठीक उसी प्रकार से हर इंसान का इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो जब तक पैदा होते रहेंगे वो होगा, नंबर वन। नंबर टू, हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या है, पर्टिकुलरली जो लोग इंडियन है, जो भारत में पैदा हुए, क्योंकि हम दुनिया के एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि जिस देश में जनसंख्या जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। इस देश के अंदर मतलब ऐसा कहा जाता है कि हर 1 मिनट के अंदर 33 बच्चे पैदा होते हैं, हर 1 मिनट के अंदर 33 बच्चे पैदा होते हैं। तो पोटेंशियल इस देश के अंदर बहुत जबरदस्त है इंश्योरेंस को लेकर के, और इसीलिए आपको जानकर के ताजुब होगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आई डोंट माइंड इट, कि आप देखना कि कौन सी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दिया। अगर आप फाइंड करेंगे तो यू विल फाइंड कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज एट नंबर 1। इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इस देश के सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दिया, और उसमें भी जो स्वरोजगार योजना इनकी जो है, बिकॉज इंश्योरेंस एडवाइजर बनना इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। और स्वरोजगार योजना के माध्यम से इन्होंने कई सारे आम लोगों को, आम लड़के लड़कियों को या महिला पुरुषों को खास बना दिया, जिनके खानदान में किसी ने टैक्स नहीं दिया था, आज वो टैक्स पेयर बन चुके, आगे अपन देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इंडस्ट्री इज हैविंग 100% मार्केट पोटेंशियल। अच्छा, दूसरा, इस मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर हम सारे लोग ऑलमोस्ट 95% कैटेगरी में पैदा हुए लोग हैं, तो हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है, 5% और 95% की कैटेगरी में एक फर्क और है ना। अगर 95% कैटेगरी के आदमी को बोलो कि भैया ये काम करेगा, इसमें लाखों रुपए मिलेंगे, तो सबसे पहले मतलब ये काम करेगा तो वो सवाल क्या करेगा, कितना मिलेगा वो सवाल नहीं करेगा, वो बोलेगा करना क्या होगा। लेकिन 5% की कैटेगरी वाले को बोलोगे कि ये काम करोगे, तो बोले काम ठीक है बाद में, लेकिन पहले ये बता मिलेगा क्या, है ना। तो हम सारे लोग 95% कैटेगरी के लोग हैं, तो जनरली हमारे दिमाग में भी ये चीज रहती है कि भैया क्या करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बाकी की कोई भी बात करूं उससे पहले मैं आपके साथ में इसी विषय पे बात कर लेता हूं कि व्हाट विल बी माय ड्यूटी, है ना, मेरे या मेरा वर्क प्रोफाइल या मेरा क्या बोलते हैं मेरा पोर्टफोलियो क्या रहेगा एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। तो बड़ा मामूली सा काम है माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई विल हैव टू डू एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। मेरा रोल क्या रहेगा, है ना, मेरे को करना क्या होगा। तो मुझे सिर्फ 3 एक्टिविटी करनी रहती है, बहुत ज्यादा कुछ मतलब वो नहीं है। सबसे पहला काम, मुझे अलग अलग परिवार के लोगों से मिलना है। वो परिवार कोई भी हो सकता है, मेरे बगल वाला हो सकता है, मेरी कॉलोनी के सारे लोग हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार हो सकता है, मुझे उन लोगों के साथ में मिलना है। और मिलके क्या करना है मालूम है, मिलके उनके साथ में बैठ करके उनके भविष्य की, जैसे आज हमारे भविष्य के बारे में आज अपन बात करने के लिए आए हैं कि हम भविष्य में कमाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, इसके लिए आज अपन इस प्रोग्राम में बैठे हैं। लेकिन आपके बगल में जो आदमी है, आपके रिश्तेदार जो है ना, वो ऐसे लोग हैं कि जिनको ऐसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करके अपने परिवार के लिए आर्थिक आयोजन करने में इंटरेस्ट है। तो मैं उन परिवारों के साथ में, मान लीजिए कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाता हूं और मैं आपके पास में मिलने के लिए आता हूं। आप एक 30 साल के सज्जन है और आपकी शादी हो चुकी है, आपके घर में 2 साल की बेटी है। तो मैं आकर के आपसे डिस्कस करता हूं कि भैया 2 साल की बेटी 15 साल के बाद जब 17 साल की हो जाएगी तो 12वीं कक्षा पास करेगी, तो उसके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा लगेगा। आप 30 साल के 60 साल के हो जाएंगे तो रिटायरमेंट फंड चाहिए होगा और पेंशन चाहिए होगा, है ना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना घटी और अपन इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम कोई कुत्ते तो है नहीं कि रोड क्रॉस करते करते हम ये ध्यान न रखें कि अगर मैं मर गया तो मेरी कुतिया और मेरे पिल्लों का क्या होगा। हम तो इंसान है, हम सोचते हैं कि भैया मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, ये सोचे वही उसी को इंसान कहा जाता है ना। तो ये सारी बातें उनसे डिस्कस करके अपने को उनका एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना रहता है।
और फिर ये बोलेंगे कि अच्छा मेरे को 15 साल के बाद बेटी के लिए इतना पैसा चाहिए, 23 साल के बाद उसकी शादी के लिए इतना पैसा चाहिए, 30 साल के बाद मेरे रिटायरमेंट के लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए, और अगर मेरे को कुछ हो जाता है, 3-4 चीजों को लेकर के होता है, बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, और अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को इतना पैसा मिलना चाहिए, है ना, ऐसा है कि उन्होंने अपना बताया। फिर तीसरा स्टेप आता है और उस स्टेप में अपन ये करते हैं कि उनको अपने पास में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में, इस देश में किसी के पास नहीं है, ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास में है ना, और उन प्रोडक्ट के हिसाब से उनको एक आयोजन करके देना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये ड्यूटी बता रहा हूँ, ये करेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत मामूली सी चीज है। और इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में भी बात करूंगा कि LIC हमें सिखाती भी है कि ऐसे ही छोड़ देती है ना, वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन दैट विल बी माय रोल। इसके अलावा मेरा कोई और रोल नहीं है, ना मेरे को LIC के ऑफिस में जाकर के 8 घंटा बैठना है, ना कुछ करना है ना, वो सारी बातें अपन आगे देखते हैं। लेकिन एक इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते मेरे को बस यही 3 एक्टिविटी करनी है कि रोज लोगों से जाकर के मिलना, चाय उनकी, सोफा उनका, पानी उनका, नाश्ता उनका, पंखा उनका, और बातें सिर्फ मेरी होगी, मैं उनके साथ में बैठ करके बातें करूंगा और अपन उनके भविष्य को सुरक्षित करेंगे और अपने वर्तमान को हासिल करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर है ना, इस बिजनेस को आसानी से अगर समझना हो तो मैं बस इतना कहूंगा कि लोगों के भविष्य को सुरक्षित करके अपने वर्तमान को समृद्ध करने का जो काम है, दैट इज एन इंश्योरेंस एडवाइजर प्रोफेशन, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये ड्यूटी के बाद में अगर आप ब्यूटी जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं आपको ब्यूटी बताना जरूर चाहूंगा। सबसे पहले ब्यूटी की, जो हर मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान अगर महत्वाकांक्षी है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, आई वांट टू मेक अनलिमिटेड इनकम, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ढेर सारा पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में अपन कॉलेज के दौरान जिंदगी में समझौते करते रहते हैं, है ना। जब भी बच्चे बोलते हैं कि पापा यहाँ घूमने जाना है तो अपन अपना बजट देखते हैं, हर चीज में हमने समझौते किए, तो मुझे सबसे पहले चाहिए अनलिमिटेड इनकम। तो ये बिजनेस जो है ये मुझे अनलिमिटेड इनकम देता है। माय डियर फ्रेंड, मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशन हमें कोई फुल टाइम करना, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम करना जरूरी नहीं है, आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक कंपैरिजन समझते हैं ताकि आपको एक आइडिया आए कि भैया यहाँ पर क्या 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 बोलते हैं, क्या आजादी मेरे को मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज क्या मालूम है, मुझे याद है जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद में 96 में जब मैंने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करी थी, मेरी पहली तनख्वाह जो थी वो माय डियर फ्रेंड्स 1200 रुपए की तनख्वाह थी। ईयर ऑफ 1996 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 1200 रुपए से 1800 रुपए तक पहुंचने के लिए मेरे को करीब करीब 2 साल लगे थे। रीजन, और मुझे क्यों लगे थे, इस वजह से नहीं क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था, इस वजह से कि मेरे काम करने के बाद भी मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी ये तय करने वाला कोई और आदमी था। मैं चाहे 12 घंटे मेहनत करूं, लेकिन दूसरा आदमी तय करता था कि भैया इसकी तनख्वाह अगले साल कितनी बढ़ेगी। इस प्रोफेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के बाद में कि मैं तय करता हूं कि अगले महीने मेरे को कितना कमाना है। मैं इस महीने अगर मैं जुड़ा तो इट इज पॉसिबल कि मैं इसी महीने, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे अहमदाबाद के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में एक हर्ष सोनी बोल के एक लड़का है जिसने 22 साल की उम्र में इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। उस लड़के ने पहले ही साल में जो इनकम कमाई, इट वाज 10,50,000 रुपीज। माय डियर फ्रेंड्स, 22 साल का लड़का, अभी उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई चालू था, उसने BBA कुछ किया था, बाद में MBA का पढ़ाई चालू था, साथ ही उसने पार्ट टाइम ये प्रोफेशन करना चालू किया। पहले ही साल उसकी 10.5 लाख रुपए की अर्निंग हुई, सेकंड ईयर उसने 13,25,000 रुपए के आसपास कुछ कमाए होंगे, है ना। तो ये उसने जो है मतलब हासिल किया। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डजंट मेक एनी डिफरेंस आपकी डिग्री डिप्लोमा, आप पहले ही साल में आप मर्जी के हिसाब से अपना पैसा कमा सकते हैं। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम नए हो तो इससे ज्यादा नहीं, है ना। मैंने यहाँ पर ये भी देखा कि 10 साल पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर से ज्यादा 2 साल पुराना इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो ज्यादा कमा रहा है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर आपके पास में, सी मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूं कि इट इज एन एक्सप्रेस हाईवे। बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर इज नथिंग बट एन एक्सप्रेस हाईवे। अगर मैं हाईवे वाली स्पीड पे चलना चाहता हूं, है ना, जैसे हमारे यहाँ पर अहमदाबाद से बड़ौदा का एक एक्सप्रेस हाईवे, जैसे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, है ना। अगर मैं अहमदाबाद से बड़ौदा 3-4 घंटे में आराम से पहुंचना चाहता हूं तो वो रास्ता तो है ही। जिंदगी में 40 साल के बाद अगर मैं मतलब 60 साल की उम्र में थोड़ा सा पैसा देखना चाहता हूं तो वो रास्ता तो है ही। लेकिन मैं क्यों एक्सप्रेस हाईवे पर जाता हूं, मैं क्यों टोल टैक्स पे करता हूं, क्योंकि मेरे को एक ऐसा रोड चाहिए कि जहां पर कोई मेरी स्पीड को कंट्रोल ना करे। मैं 100 की स्पीड में जाना चाहता हूं, मैं 120 की स्पीड में जाना चाहता हूं, मैं 140 की स्पीड में जाना चाहता हूं, एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मी। कोई मेरे को रोकने वाला नहीं है, लेकिन वहां पर रोकने वाले लोग होते हैं। अगर आपके पास में एक्सप्रेस हाईवे पर चलने वाली ये सोच है, माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LIC ऑफ इंडिया। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस प्रोफेशन के अंदर। दूसरी एक चीज जो ये बिजनेस हमें देता है, ये प्रोफेशन हमें देता है, दैट इज अर्ली रिटायरमेंट। मुझे याद है मैंने अभी कुछ समय पहले एक सेशन किया था US पिज्जा के अंदर। एक
क्या बोलते हैं 26-27 साल के 25 लड़के लड़कियां थे जिनके साथ में ग्रुप डिस्कशन करने के लिए मैं गया था। और वहां पर जाकर के मैंने एक पहला सवाल किया था। मैंने उनको पूछा कि तुम्हारे में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो तुम्हारे पापा की तरह 60 साल तक काम करना चाहते हैं और बाद में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भजन कीर्तन करना चाहते हैं, है ना? ऐसे कितने, ऐसी सोच वाले कितने लोग हैं? तो आपको ताज्जुब होगा 25-26 साल के किसी भी लड़के लड़की ने हाथ नहीं उठाया। फिर मैंने उनको दूसरा सवाल किया कि तुम में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो 45-50 साल तक काम करना चाहते हैं, बाद में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और अपनी जिंदगी के बाकी के मतलब जो 10-15 साल है कि जहां पर हम शारीरिक रूप से सशक्त होंगे, हम ऐसी जगहों पर जाना चाहे कि जो हम फेसबुक पे देखते हैं, जो हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, जो हम इंस्टाग्राम पे अलग अलग वीडियोस देखते हैं, है ना? कभी ब्राजील की कोई शानदार जगह देखी, कभी हवाई टापू देख लिया, कभी हमने न्यूयॉर्क में वो क्या बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख लिया, है ना? ये सॉरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख लिया। ये सारी चीजें हमने देखी और हमारा मन करता है कि यार जिंदगी में कभी जाए, लेकिन वहां पर जाने के लिए सबसे पहले जिंदगी कोई भी अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स पैसा चाहिए। तो ये बिजनेस मुझे एक ऐसा मौका देता है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक ऐसा मौका देती है कि जहां पर मैं कम समय में ज्यादा पैसे कमा करके रिटायरमेंट ले लेता हूं और उन कमाए हुए ज्यादा पैसों को मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, जहां पर मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। और जिंदगी के जो बाकी मतलब 45 साल 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद में 10-15 साल तक मैं अपनी जिंदगी में उन जगहों को घूम पाता हूं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाता हूं। मेरी एक इच्छा हुआ करती थी कि मैं गरीब बस्तियों में जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करूं, लेकिन उसके लिए समय और पैसा दोनों चाहिए। मेरी एक इच्छा हुआ करती थी कि मैं बुजुर्ग जो मतलब वृद्धाश्रम में आए वो बुजुर्ग है, उनको मैं थोड़ा सा समय दूं, उनके बच्चों ने छोड़ दिया लेकिन मैं उनका बेटा बनकर उनके दुख को समझूं। ऐसा अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो उसके लिए भी माय डियर फ्रेंड्स समय और पैसा चाहिए। चाहे मेरी भौतिक इच्छाएं हो, चाहे मेरी सामाजिक इच्छाएं हो, चाहे मेरी आध्यात्मिक इच्छाएं हो, हर इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज टाइम एंड मनी। अगर आप एक ऐसी सोच वाले हैं कि जल्दी से रिटायरमेंट लेकर के बाकी का जीवन में समाज के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूं, तो आपके पास में ये एक शानदार मौका हो सकता है। तीसरी एक चीज जो ये बिजनेस हमें देता है कि इस बिजनेस में हाँ एक ये मतलब जो देता है वो फ्रीडम, लेकिन क्या नहीं देता है, ये बिजनेस हमें बॉस नहीं देता। ठीक है? और क्या देता है? बी योर ओन बॉस। हम खुद अपने बॉस बनेंगे, हम खुद ही अपने मालिक। ये जो डेवलपमेंट ऑफिसर साहब या रिक्रूटमेंट ऑफिसर साहब जो क्लास 2 ऑफिसर है LIC ऑफ इंडिया के, जिन्होंने आज आपको आमंत्रित किया है, वो आपके बॉस नहीं होंगे, वो आपके साहब नहीं होंगे, है ना? वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि इतने बजे ब्रांच में आना है, इतने बजे जाना है, ये करना वो करना। मेरी बीमार बीवी को मतलब डॉक्टर के पास लेकर के जाना है तो मेरे को किसी को फोन करके पूछना पड़े कि सर मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आज लेट आऊंगा तो चलेगा क्या, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। बी योर ओन बॉस। आप अपनी मर्जी के मालिक, आपको तय करना है आज मेरे को कितना काम करना है। ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम क्या है कि ये जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, वो क्या होंगे आपके लिए मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। वो आपके दोस्त होंगे, वो आपके मेंटर होंगे, वो आपके गुरु होंगे, वो आपके लीडर होंगे, वो आपके साथी होंगे, और सबसे बड़ी चीज कि वो आपके हितैषी बनेंगे। ये आपके ऐसे दोस्त बनेंगे कि जो आपको कभी भी ताना नहीं मारेंगे। ये आपके वो दोस्त नहीं बनेंगे कि जो आपकी मजाक उड़ाएंगे कि क्या यार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पी करके आया है क्या, ऐसे कुछ नहीं। आप जितनी बड़ी बात करेंगे इस बात के लिए वो आपको गले लगा लेंगे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि बहुत बढ़िया तूने बड़ा सोचना चालू कर दिया है, तो कल बड़ा हासिल करना भी चालू कर लेगा। ये आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। जिंदगी में अगर आप इस काम को करते करते कहीं रुके तो जहां पर आप रुकेंगे वहां पर आप उनको अपने साथ में पाएंगे। जहां पर मैं रुकूंगा वहां पर वो डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे बगल में खड़ा हुआ मेरे को नजर आएगा। जब मैं जीत जाऊंगा, है ना, मेरे मतलब मान लो कि मैं एक सामान्य परिवार से आया हूं और मैंने किसी में मैं 1 महीने में 1 लाख रुपए की अर्निंग कर ली, तो वो विकास अधिकारी जिसने आज मेरे को आमंत्रित किया वो मेरे को पैसा मैंने कमाया लेकिन कॉन्ग्रेचुलेट वो कर रहा है, वो मेरे को मिठाई खिला रहा है, वो बोल रहा है कि वाह बेटा बहुत बढ़िया, चल तू जिंदगी में जल्दी जल्दी आगे बढ़। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस प्रोफेशन में आने के बाद जब जिंदगी की पहली कार खरीदेंगे, चाहे आपकी मनचाही हो या कोई काम चलाओ गाड़ी हो, आप जब गाड़ी खरीदेंगे तो आपके दोस्त लोग उतना दिल से बधाई नहीं देंगे जितना दिल से आपका ये विकास अधिकारी आपको बोलेगा कि तू डिजर्व करता है, तूने मेहनत करी है तो तेरे पास में गाड़ी होनी ही चाहिए। मतलब आपके गम में या आपको उस गम से बाहर निकालने की, आपकी तकलीफों में आपको तकलीफों से बाहर निकालने के लिए विकास अधिकारी का काम करता है, और आपकी सफलता के ऊपर आपके साथ मिलकर के भांगड़ा करने का काम भी ये विकास अधिकारी करता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सच्चा दोस्त चाहिए, आपको साथी चाहिए, आपको हितैषी चाहिए, आपको गाइड चाहिए, आपको लीडर चाहिए, जो बॉस मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे यहाँ पर बॉस नहीं एक लीडर चाहिए,
तो वेलकम टू LIC ऑफ इंडिया एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। मैं स्वागत करता हूं कि आपको इंश्योरेंस एडवाइजर बनकर इस प्रोफेशन को शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन ना कि सिर्फ आपको पैसा देगा, ये आपको एक ऐसा दोस्त, ऐसा साथी देगा कि जो आपकी जिंदगी के हर बड़े सपने को जागरूक करने में आपकी मदद करेगा। उन जागरूक हुए सपनों के ऊपर वो भरोसा करेगा और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो आपकी मदद भी करेगा। अगर आप चाहते हैं, वेलकम टू LIC माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा जो और एक चीज ये बिजनेस मुझे देता है, वो देता है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूं। एक ऐसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी मर्जी हो तो काम करे, आपकी मर्जी हो तो काम ना करे, ये आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से नहीं देख सकता हूं। यहाँ अगर आपने एक हफ्ते भर काम नहीं किया तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि हम तेरे को निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं और मैं अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनता हूं, तो मैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का जायज फायदा उठाऊंगा, नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। नाजायज फायदा उठाना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं कभी काम करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन जायज फायदा किसको कहते हैं मालूम है? कि अगर मैं मान लो कि मैं इस प्रोफेशन को पार्ट टाइम शुरू करता हूं, मेरी एक 10 से 6 की या 10 से 7 की नौकरी भी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाऊंगा, 8 से 9:30 बजे तक काम करूंगा, मतलब एक आध परिवार के लोगों को जाकर के मिल लूंगा, और शाम को 6-7 बजे के बाद, मतलब 10 से 6 के जो मैं काम करूंगा वो तो किसके लिए कर रहा हूं, वो किसी और आदमी को अमीर बनाने के लिए काम करता हूं। और सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद काम करूंगा, वो किसके लिए करूंगा, अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए काम करूंगा। और ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन हेनरी फोर्ड साहब का ये कहना है, फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक का, कि 10 से 6 की नौकरी इंसान की जिंदगी काटने में मदद करती है, लेकिन जिंदगी बदलती है उन कामों से जो आप सुबह 10 बजे पहले और शाम को 6 बजे के बाद करते हैं, है ना। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पॉसिबल है यहाँ पर, कि मैं शाम को, क्योंकि मुझे जिन परिवार के लोगों से मिलना है वो भी शाम को 6-7 बजे के बाद या तो सुबह 10 बजे से पहले मिलेंगे, तो मैं इसे ऐसे यूज करूंगा। और ये ऐसा करना भी क्यों चाहिए मालूम है? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जब मेरे को याद है मैंने कभी 15 अगस्त पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि 132 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये देश इतना पछात कहा जाता है, या हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं मालूम है? 1947 में या 48 में ही रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। चाइना आज हमसे आगे है। जापान 2 बार खत्म हुआ, लेकिन आज जापान दुनिया में कहां पर है? जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन जर्मनी कहां पर है? लेकिन हमारे देश को आजादी हुए मतलब करीब करीब 73 ईयर्स क्या मतलब वो होने को आए हैं, है ना। लेकिन उसके 75 होंगे 2022 के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की संसद में, जापान में बुलेट ट्रेन चल रही है, चाइना में चल रही है, जर्मनी में चल रही है, और हमारे देश की पार्लियामेंट में डिस्कस होता है कि कांग्रेस ने ज्यादा शौचालय बनाए कि भाजपा वालों ने ज्यादा शौचालय बनाए। ये देश की परिस्थिति है। उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर इंसान ये अपेक्षा करता है कि सरकार हमारे लिए काम करनी चाहिए, देश हमारे लिए काम करनी चाहिए, मेरा प्रधानमंत्री 20 घंटा काम करना चाहिए। मेरा हमेशा से ये कहना है, आप इसे चाहे मेरी पागलपंती समझो या मेरा एग्रेशन समझो, मेरा हमेशा से ये कहना है कि अगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस देश के लिए मेरा प्रधान, एक देश की 132 करोड़ की जनता के लिए प्रधानमंत्री को 12 मतलब 18 घंटे 20 घंटा काम करना चाहिए, और मैं अपने परिवार के 4 लोगों के लिए शाम को नौकरी खत्म करने के बाद में 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने को तैयार नहीं हूं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी और से उम्मीद करने की। अगर मैं चाहता हूं कि वो 18 घंटे काम करे इस देश के लिए, तो मेरी अपने परिवार के लिए 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत है ना, तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि एम्बिशियस के साथ हार्ड वर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इस बात से आप सहमत है, वेलकम टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये कंपनी, ये प्रोफेशन इंश्योरेंस एडवाइजर का मेहनती और महत्वाकांक्षी लोगों की जिंदगी बदलती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शायद बदलती है, मैं कहता हूं गारंटेड बदलती है, क्योंकि मैंने इस कंपनी के अंदर कई सारे मतलब हजारों ऐसे लोग देखे हैं कि जो जमीन से आए थे और आज आसमान की चोटी पर पहुंचे हुए। इन सभी लोगों के अंदर 2 चीजें कॉमन है, वो है महत्वाकांक्षा और मेहनत। अगर आपके पास में ये है तो वेलकम वंस अगेन। दूसरी एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज ये और क्या देती है हमें, यहाँ पर ग्रेट रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये जो प्रोफेशन है इंश्योरेंस एडवाइजर का, इसमें अलग अलग प्रकार के क्लब मेंबरशिप वगैरह रहते हैं। जैसे नौकरी में प्रमोशंस होती है ना, कि आप पहले असिस्टेंट क्या बोलते हैं सुपरवाइजर होते हैं, फिर सीनियर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, फिर प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, ऐसे अलग अलग जो होते रहते हैं। यहाँ पर भी वैसे क्लब मेंबर्स, लेकिन वहां पर क्या रहता है, वहां पर आप चाहे कितने भी, आप किसी कंपनी में 20 साल तक नौकरी कर ले, और 20 साल नौकरी करने के बाद उस कंपनी के मालिक को जाकर के बोलेंगे कि साहब मेरे को एक कार खरीदनी, और कार खरीदने के लिए कंपनी मेरे को लोन देगी क्या, या तो एक घर बनाने, और घर बनाने के लिए कंपनी मेरे को लोन देगी क्या, तो वो सिंपल सा एक जवाब देंगे कि हम तुमको पैसा देते हैं, तुम अपना ITR फाइल करो, बैंक वालों के पास में जाओ, जितना लोन देना होगा वो देंगे।
आपको ताज्जुब होगा कि LIC ऑफ इंडिया जो है वो अपने एडवाइजर्स को, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को उनकी क्लब मेंबरशिप के हिसाब से, है ना, उसके बारे में मैं डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया वो आपको बताएंगे। लेकिन अलग अलग लेवल पर अगर मेरे को बाइक चाहिए, है ना, लैपटॉप खरीदने के लिए 0% इंटरेस्ट पे बॉस लोन देती है, और घर बनाने के लिए बैंक में लोन मिलता है 9.5-10% के आसपास, LIC मेरे को 5.5% के इंटरेस्ट पे लोन देती है। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूं। मैं नौकरी में चाहे कितनी भी ईमानदारी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन कंपेयर कर रहा हूं, मैं नौकरी में चाहे कितनी भी ईमानदारी के साथ में काम करूं, 25 साल जिंदगी के दे दूं, लेकिन वहां से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा एडिशनल चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने साथ में जुड़े हुए इंश्योरेंस एडवाइजर्स को उनके अचीवमेंट्स के हिसाब से उनको अलग अलग ये रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स देती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स जो किसी भी इंसान को चाहिए, वो क्या चाहिए? रिकॉग्निशन। आई नीड एन आइडेंटिटी। मेरे किए हुए काम की सराहना होनी चाहिए, मुझे सम्मानित किया जाना चाहिए। मैंने आज तक किसी अकाउंटेंट के केस में ऐसा नहीं देखा कि एक अकाउंटेंट जो है उसे कंपनी सम्मानित कर रही है कि आइए, मान लो कि मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूं और मैंने 25-30 साल दे दिए, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 30 साल के बाद कंपनी मेरा सम्मान करेगी और सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा करके बोलेगी कि आइए मानन ठाकर जी को स्टेज पे बुलाते हैं, इन्होंने इतने सालों से अपना GST फाइल किया, अपना IT फाइल किया, कंपनी के टैक्स का बहुत बढ़िया काम किया है, इनको जोरदार तालियों से सम्मानित किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। एक टीचर अपनी नौकरी के दौरान कई सारे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा कर देते हैं, लेकिन उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता। यहाँ पर हमें सम्मान भी मिलता है, और छोटे बड़े हर चीज के लिए सम्मान मिलता है ना। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहते हैं, विदेश जाने के कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, आप जो जो चीजें क्वालिफाई करते जाते हो उसके हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ना कि सिर्फ आपको अकेले को रिकॉग्नाइज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपके परिवार को रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि ये संस्था ये बिलीव करती है कि आप जब सफल होते हैं तो आपको सफल बनाने के लिए आपके बीवी बच्चों का भी उतना ही बड़ा रोल रहता है ना। जिस बीवी को आदत होती है शाम को 6:30-7 बजे अपने हस्बैंड को घर में देखने की, है ना, वो बीवी त्याग करती है कि अब उसका हस्बैंड 8:30-9 बजे तक काम कर रहा है बाहर। जिन बच्चों को आदत होती है कि पापा अभी शाम को 7 बजे आ जाएंगे, तो पापा अपनी मेहनत के चलते बच्चों को, पापा की मेहनत के चलते बच्चों को भी त्याग करना पड़ता है कि पापा अब रात को लेट आते हैं। और आपने जो मेहनत करी और आपके परिवार ने जो त्याग किया, इन दोनों को सम्मानित करने का काम करती है LIC ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ वो विकास अधिकारी जिसने आज आपको इनवाइट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है, ये सब कुछ सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज जो हम 95% के कैटेगरी के हम लोग होते हैं, तो एक डर सा हमारे अंदर रहता है कि यार वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज तक लोगों ने हमारे ऊपर कभी विश्वास किया ही नहीं, है ना। अब में से ज्यादातर लोगों को, अगर मैं भी ये चीज पहली बार सुन रहा हूं, तो मुझे भी मन में ये आएगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या मैं ये कर सकता हूं, है ना। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि अगर एक इंसान कि जो बंबई जाने में उसको 10 घंटा लगता है, जब वो पहली बार थाईलैंड जाता है या सिंगापुर जाता है, तो वो 3 से 4 घंटे में वो पहुंच जाता है। पहुंचा कौन? वो आदमी पहुंच गया। लेकिन वो पहुंचा किस वजह से मालूम है? क्योंकि वो एक सिस्टम के साथ में जुड़ा। और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है हवाई जहाज, है ना। उसने क्या किया, वो वहां पर बैठे बैठे नहीं पहुंच सकता। दिल्ली एयरपोर्ट पे या बम्बई एयरपोर्ट पे वो खड़ा हुआ है, तो वहां पर क्या किया उसने, एक सिस्टम के साथ में वो कनेक्ट होगा, और उस सिस्टम का नाम है हवाई जहाज। और वो हवाई जहाज 3 घंटे में वहां उसको लेकर के चला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, अपॉर्चुनिटी कह ले, सिस्टम कह ले, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कह ले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीटी होती है ना छोटी सी, उस चीटी की हैसियत क्या है? इस टेबल के इस कोने से इस कोने तक पहुंचने में उसकी जिंदगी निकल जाती है, वो यहीं पर घूमती रहती है। लेकिन वही चीटी अगर मेरे सूट के ऊपर चिपक जाए, मेरे ब्लेजर के ऊपर चिपक जाए, और मैं यहाँ से अमेरिका चला जाता हूँ, तो वो चीटी भी अमेरिका चली जाती है। चीटी की हैसियत नहीं थी, लेकिन चीटी फिर भी हो गई, क्योंकि चीटी ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि वो मेरे ब्लेजर के साथ में चिपक गई, तो वो भी अमेरिका चली गई। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अवर लाइफ। एंड हम में चाहे क्षमता है, अगर नहीं है तो उसे डेवलप किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद में एक चीज जो चाहिए, वो चाहिए अपॉर्चुनिटी एंड सिस्टम। और LIC ऑफ इंडिया एक अपॉर्चुनिटी नहीं, ये एक सिस्टम भी है। और मैं सिस्टम इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये हमारे इन चीजों को जो हमने देखा, अनलिमिटेड इनकम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, ये सब कुछ हासिल करना, अगर ये सुनने पर आपको इतना मुश्किल लगता है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें आपको सिर्फ शामिल
किया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि जाओ अब अपने परिवारों से मिलना चालू करो, उनसे डिस्कस करना चालू करो। आप जैसे ही इस प्रोफेशन में जुड़ेंगे, ये डेवलपमेंट ऑफिसर की जिनके माध्यम से आप आएंगे, वो सबसे पहले आपको एक चीज बोलेंगे, और वो ये बोलेंगे कि अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 हफ्ते कम से कम यहाँ पर जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, आप पहले ट्रेनिंग अटेंड करोगे, है ना। क्योंकि तैयार किए बगैर अगर किसी को भी फील्ड में, है ना, बिना ट्रेनिंग का फौजी अगर बॉर्डर पे जाएगा तो जंग नहीं जीत सकता। ठीक उसी प्रकार से आपको भी तैयार करके अपने आर्थिक आजादी की जंग जो आप लड़ने के लिए जाएंगे मार्केट में, आपको तैयार करके भेजा जाएगा। और उसके लिए एलआईसी के ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है ना, वो बहुत शानदार है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि ये कैसे होने वाला है, होगा कि नहीं होगा। आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं के ऊपर ये गारंटी नहीं ले रहे। हम एलआईसी की जो क्षमता है, एलआईसी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उनके जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, मैं उसके आधार पर ये कह रहा हूं। मैंने उनका अध्ययन किया है, मैं ये सभी विकास अधिकारियों ने मेरे से डिस्कस भी किया है ना, कि एलआईसी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत शानदार है। अगर मैं मजाक मजाक में कहूं तो ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जिसमें अगर कौवे को डाला जाए तो वो बगुला बन के बाहर निकलता है ना। इतने जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सारी बेसिक से लेकर के एडवांस चीजें हमें बताई जाती है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर काम किया जाता है, हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया जाता है, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन दोबारा मैं आपको बोलता हूँ कि इसके लिए एक ही चीज चाहिए कि आपके अंदर कुछ करने का अगर जुनून है तो दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि आज जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट है, क्या अपन माँ की कोख से सीख करके पैदा हुए थे? मैं इंजीनियर क्या माँ की कोख से सीख के पैदा हुआ था? कोई डॉक्टर ही कर रहा है तो क्या वो माँ की कोख से पैदा हुआ था? नहीं, हम सीखते चले गए और हम बढ़ते चले गए। अगर हम 15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमाने के लिए कुछ चीजों को सीख सकते तो जिंदगी बदलने के लिए क्यों नहीं सीख सकते? अगर हम दूसरों को अमीर बनाने के लिए कुछ चीजें हमने वो कर ली जो हमने कभी नहीं की थी जिंदगी में, तो अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए हम वो चीजें क्यों नहीं कर सकते जो हमें करनी चाहिए, माय डियर फ्रेंड। और अगर ये इच्छा है तो मैं स्वागत करता हूं, और इसके लिए कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। मेरा मामूली सा फॉर्मेलिटी है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का। आपको 5 डॉक्यूमेंट देने होंगे। सबसे पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज का आपका फोटोग्राफ रहेगा, एक कैंसल चेक आपको देना होगा, क्योंकि आपका जो भी इनकम बनेगी, मान लो कि आपने अभी डिसीजन लिया, हफ्ते 10 दिन के अंदर एक छोटा सा नीचे जो लिखा है आईआरडीए का एग्जाम रहता है, बड़ा मजेदार रहता है वो, है ना। मैं तो कई बार मजाक मजाक में ये सभी विकास अधिकारियों से जब मैं बात करता हूँ तो मैं मजाक मजाक में उनको बोलता भी हूँ, यार बड़ा गजब का एग्जाम लेते हो आप लोग। तो हमने इंजीनियर बनने के लिए, मेरे को याद है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मैंने इतने बड़े बड़े किताब पढ़े थे, तब जाकर के इंजीनियर की डिग्री मिली थी। और बड़ी बड़ी किताब पढ़ने के बाद में तनख्वाह क्या मिली? 1200 रुपए। तो मैं बोला साला छोटा पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है, लेकिन आपके वहां पर बड़ा पैसा कमाने के लिए छोटी छोटी किताबें पढ़नी पड़ती है। और ये एक किताब है, और मालूम है उसके पढ़ने कितने पेज का वो किताब है? मात्र 35 पन्नों का वो किताब है। 35 पन्नों का किताब, जिसमें आपको यस नो कहाँ लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं सारे, एंड और उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी आपसे। वो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी भी पूरी तैयारी आपके पास में करवाई जाएगी और पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। और बड़ा मामूली तरह, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कोई 50 में से 50 मार्क नहीं लाने, 18 मार्क लेकर के आने, है ना। क्योंकि हमें बचपन से जो बताया गया था, 45 मार्क भी आते थे तो पापा बोलते थे कि 5 मार्क क्यों कटे, है ना। तो वो 5 मार्क ज्यादा लाने के लिए, मुझे याद है मैथ्स में मेरे एक अंकल हुआ करते थे, बोलते थे बेटा मैथ्स में या तो 100 में से 0 आने चाहिए या तो 100 में से 100 आने चाहिए। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि मैं 100 में से 100 लेकर के आऊं। और मुझे याद है कि मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम में भी मेरे 100 में से 98 मार्क्स आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी कितने की मिली? 1200 रुपए की। यहाँ पर वो गलती हमें नहीं करनी। हमें 50 में से 50 मार्क लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। 18 मार्क आ गए, वयो है ना, जिंदगी मौज मतलब मस्त हो जाएगी अपनी। लेकिन और एक फॉर्मेलिटी जो है माय डियर फ्रेंड्स, कि इसका एग्जामिनेशन की, और ये आईआरडीए का एग्जाम मतलब क्या हुआ? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस के प्रोफेशन में आने से पहले वो एग्जाम क्लियर करना रहता है ना। वो एग्जाम के लिए आपको एक 900 रुपीज का फीस पे करना रहेगा, ओनली 900 रुपीज फीस। मैंने कई बार देखा है कि हम सरकारी पहले, अभी तो आजकल हालांकि ऐसा बहुत कम हो गया, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि 5000 रुपए की सरकारी नौकरी लेने के लिए आदमी 5 लाख रुपए की रिश्वत देने को तैयार हो जाता था।
तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ 900 रुपए की एक एग्जामिनेशन फीस है जो हमें देनी रहेगी। और ये 5 छोटे छोटे, और ये कैंसिल चेक की जो मैं बात कर रहा था कि मान लो कि आपने आज इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, इस प्रोग्राम में आने के बाद में आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया, तो आज या तो मैक्सिमम कल तक आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, है ना। एक आध हफ्ते तक आपका ये जो एग्जाम कैसे देना है उसका ट्रेनिंग वगैरह चलेगा, आप 35 पन्ने का वो किताब पढ़ेंगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम होने के बाद में ऐसा नहीं कि महीने के बाद रिजल्ट आएगा, इमीडिएटली 1 घंटे का एग्जाम है, आपको 1 घंटा खत्म होते ही तुरंत वहीं पर पता चल जाएगा कि मेरे 18 मार्क आए कि 20 आए कि 25 आए कि 50 आए, है ना। तो आपने वो क्लियर कर लिया, आपका एक एजेंसी कोड जो जनरेट होगा वहां पर गवर्नमेंट के माध्यम से वो हो जाएगा, आपका काम चालू। और उस 1 महीने के अंदर जैसे ही आपका एजेंसी क्लियर हो गया, उस 1 महीने के दौरान आपने मान लो कि 50,000 रुपए कमाए, तो वो ना इन फॉर्म ऑफ कैश आपको दिया जाएगा, वो सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए आपका कैंसिल चेक चाहिए, आपका 12वीं का एक मार्कशीट लगेगा माय डियर फ्रेंड, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और लास्ट में, अंत में, इस बात को अपनी खत्म करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजारों लोग जो मैंने बोला, एक मैं आपको यूट्यूब के ऊपर एक चैनल सजेस्ट करता हूँ, आप यूट्यूब के ऊपर टाइप करना सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान, है ना। जब आप सपनों की उड़ान टाइप करेंगे तो आपको कई सारे LIC के इंश्योरेंस एडवाइजर्स की सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगी। मैं उन सभी की आज आपको बात नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए 3 लोगों का मैंने एक एग्जांपल लिया है, छोटे जो मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और बड़े आम आदमी हुआ करते थे, एंड ऐसे 3 लोगों की मैं आपको सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक एक दो 3 लाइन में। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको दिनकर व्यास साहब के बारे में। इनका नाम है दिनकर राय व्यास। माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने 60 साल की उम्र तक नौकरी की है। ये गुजरात के रहने वाले, 60 साल की उम्र तक ये नौकरी किया करते थे। नौकरी खत्म होने के बाद में मतलब इनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे उतना नहीं कमा रहे थे कि वो अपने माँ बाप को भी मतलब फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर पाए। तो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए काम की तलाश में थे। जैसे आज आपको एक विकास अधिकारी से मुलाकात हुई, वैसे इनकी भी किसी विकास अधिकारी से मुलाकात हुई, और वो इस प्रोफेशन में 60 साल की उम्र में हुए। जब आदमी मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर बैठ करके भजन कीर्तन के बारे में सोचता है और बोलता है, और वहां पर बैठ करके अपने बहू बेटे की बुराई करने के बारे में या दुनिया को कोसने के बारे में सोचता है, ऐसी उम्र में इन्होंने इंश्योरेंस एडवाइजर का प्रोफेशन स्वीकार किया। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी, स्वामी विवेकानंद ऐसा कहा करते थे कि प्रवृत्ति जीवन है और निवृत्ति मृत्यु है। जो आदमी निवृत्ति के बारे में सोचता है कि 60 साल की उम्र के बाद में भगवान की सीढ़ियों पे बैठ करके भजन कीर्तन करना, वो मृत्यु समान सिचुएशन है, लेकिन प्रवृत्ति में इंसान को रहना चाहिए। इन्होंने इस प्रवृत्ति को सिलेक्ट किया, इन्होंने इसमें शामिल होना पसंद किया, और आज एट द एज ऑफ 75 दिनकर राय व्यास साहब 1,25,000 रुपया से ज्यादा महीने की कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और वो जो बच्चे इनको सपोर्ट करने चाहिए थे, आज वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल मैं जब भी मेरी इनसे मुलाकात होती है, बात होती है, तो मैं इनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन बोल के बुलाता हूँ कि जैसे वो आज 78 साल की 80 साल का होने को आया, इस उम्र में भी वो अपनी इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से दिनकर भाई भी 75 साल की उम्र में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में झंडे गाड़ रहे हैं। नंबर 2 माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा एक लड़का है जितेंद्र पटेल, इनका नाम है, 34 साल की इनकी उम्र है, एक कॉमर्स ग्रेजुएट थे और बड़ा मामूली सी है। कभी बताते तो अपनी स्टोरी में ये बोलते हैं कि 1650 रुपए की ये नौकरी में थे, वहां से उन्होंने इस प्रोफेशन की शुरुआत करी, और आज की डेट में ये 2.5 लाख रुपया महीने की इनकम पर मंथ की इनकम पर है। हमारे गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि पटेल लोग अमेरिका, मतलब कैसे भी करके उनको अमेरिका जाने का बड़ा क्रेज रहता है, अमेरिका या तो लंदन जाने का क्रेज रहता है। ये लड़का भी अमेरिका जाकर के आया, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, ये बाकी पटेल लोगों की तरह क्या बोलते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं गया, ये LIC से पैसा कमा करके घूमने के लिए अमेरिका और कनाडा जाकर के आया, है ना। उसका सपना, और उसके माँ बाप की जो इच्छा थी कि तुझे अमेरिका जाना चाहिए, उसने बोला मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन काम करने के लिए नहीं, घूमने के लिए जाऊंगा। इस सपने के साथ में वो आया था और आज एक बहुत अच्छे लेवल पर ये पहुंचा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो जमाना है वो महिलाओं का जमाना है ना। आज महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसी एक महिला है मिसेस पूर्वी शाह बोल करके, है ना। और आज से करीब 10-12 साल पहले इन्होंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, और आज की डेट में पूर्वी बहन शाह जो है इस प्रोफेशन के माध्यम से करीब 3.25 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग पर है। एक बहुत ही मामूली परिवार से, मतलब ये
कुछ ऐसे कुछ काम करना चाहती थी, लोगों के घर के कुछ काम करना चाहती थी कि चलो या मामूली नौकरी करना चाहती थी, लेकिन इनको भी एक डेवलपमेंट ऑफिसर आपकी तरह उनको मिल गए और उन्होंने एक सच्चे मेंटर की तरह, सच्चे हितेच्छु की तरह इनको गाइड किया और आज पूर्वी बहन जो है वो महीने के 3.25 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग पर है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये सारी बातें सुनने के बाद में आपके मन में कुछ तरंग उठी है ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी लोगों के मन में तरंग नहीं उठेगी, क्योंकि हमारे अंदर वो मध्यम वर्गीय पना जो पिछले 3-4 पीढ़ियों से दौड़ रहा है वो हमारे खून की कण कण में दौड़ रहा है। तो कई बार सब कुछ सुनने के बाद में भी हमें वो विश्वास पैदा नहीं होता, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप में से ऐसे जितने भी लोग हैं कि जिनके पास में वो विश्वास पैदा हुआ है, जिनको लगता है कि हाँ यार ये एक प्रोफेशन है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज सिर्फ इस ज्ञान को लेकर के मत चले जाइएगा, क्योंकि ज्यादातर हम कई बार ये गलती करते हैं कि हम कई सारे अलग अलग सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते रहते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन से नहीं, निर्णयों से जिंदगी बदलती है। माहिती ले लेने से नहीं, जानकारी ले लेने से नहीं, लेकिन निर्णय ले लेने से जिंदगी बदलती है। मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे चला जाऊं और एक दिशा है दिल्ली वाली गाड़ियों की और एक दिशा है बंबई वाली गाड़ियों की, और मैं पता कर लूं कि कितने बजे कौन सी गाड़ी दिल्ली जाएगी और कितने बजे कौन सी गाड़ी बंबई जाएगी, मेरे पास में पूरी जानकारी है, लेकिन मैं ना दिल्ली पहुंच पाऊंगा ना बंबई पहुंच पाऊंगा तब तक कि जब तक मैं किसी एक ट्रेन में बैठ नहीं जाता। अगर आपको ये लग रहा है कि LIC ऑफ इंडिया एक सरकारी संस्था है, अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में भी कि जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, ऐसी सिचुएशन में भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, तो ये एक सही इंडस्ट्री है। अगर आपको लग रहा है कि जिस डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया उसने बहुत अच्छे सेमिनार में आपको बुला करके एक जबरदस्त जानकारी दिलाई, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप 95% से 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, अगर आप जमीन से उठ करके आसमान की तरफ उड़ना शुरू करना चाहते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज दोबारा से वो गलती कतई ना करें कि आज भी हम आए, जानकारी ली और वहां यहां से निकल करके बातें खत्म हो गई, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग गलत डिसीजन क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि मालूम है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में लोग अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं कि आप प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाऊं क्या। और आपको ताज्जुब होगा कि ज्यादातर हम जिन लोगों के बीच में गिरे हुए वो कौन लोग हैं, बुरा मत लगाइएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही समाज में पैदा हुआ था। मैं उन्हें केकड़ों का समाज कहता हूँ। केकड़ों की विशेषता क्या होती है, एक मछुआरे की औरत होती है ना, वो एक 6 इंच की टोकरी में 8 इंच की हाइट तक केकड़े भर के जाती है और लटक मटक करके चलती है, लेकिन एक भी केकड़ा उस टोकरी से बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता मालूम है, क्योंकि जैसे ही कोई केकड़ा उस टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी के केकड़े उसकी टांग खींच करके वापस लेकर के आते हैं। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम उन्हीं लोगों से सलाह मशवरा करने के लिए चले जाते हैं कि जो लोग उस सर्कल से, उस 95% की कैटेगरी से ना खुद निकलना चाहते हैं, ना हमें निकालने के लिए कभी प्रेरित कर सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में कोई भी चीज है, आप हमसे बात कर सकते हैं। जो विकास अधिकारी आपको जिन्होंने आज यहाँ पर इन्वाइट किया है उनके साथ में बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर मुझे सफल बनना है तो सफल लोगों की बात को, मैं क्रिकेटर बनूं कि ना बनूं ये मैं अमिताभ बच्चन से नहीं पूछ सकता, मैं एक्टर बनूं कि ना बनूं ये मैं महेंद्र सिंह धोनी से नहीं पूछ सकता, है ना। सही आदमी की एडवाइस लेना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है माय डियर फ्रेंड। तो मेरी एक ही मतलब गुजारिश है, अगर मैं आपसे छोटा हूं तो आपका छोटा भाई होने के नाते, और यदि आपसे बड़ा हूं तो आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं एक एडवाइस आपको करना चाहता हूं कि सलाह लेने में गलत नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति की सलाह लेना बहुत ज्यादा समझदारी भरा है। चाहे वो मेरे पिताजी हो जिन्होंने इस काम को कभी नहीं किया, मैं उनकी सलाह नहीं लूंगा, चाहे मेरा सबसे करीबी दोस्त हो जिसने इस काम को कभी नहीं किया, मैं उसकी सलाह नहीं लूंगा। मैं उन लोगों की सलाह अगर लेना चाहता भी हूं, हालांकि अगर आप अपना डिसीजन ले तो और बेहतर है, लेकिन अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो उन लोगों की सलाह लीजिए कि जिन्होंने इस काम को करके अपनी जिंदगी को बदला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज जानकारी लेकर के मत जाइए, डिसीजन लीजिए। और अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो चैट ऑप्शन है हमारा, आप उस चैट ऑप्शन में जरूर लिखिए कि यस आई वांट टू जॉइन दिस बिजनेस। जिन्होंने आज आपको, जैसा आपने पहले बताया कि मुझे इन्होंने इन्वाइट किया है, फलाने व्यक्ति ने इन्वाइट किया है, आप उनका नाम लिख करके, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं गुप्ता साहब ने इनवाइट किया है, तो आप लिखिए कि गुप्ता साहब यस आई वांट टू जॉइन दिस बिजनेस। अगर आपको राजेंद्र मीणा जी ने बुलाया है तो आप लिखिए, है ना, कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाला हूँ, राजेंद्र मीणा जी थैंक यू वेरी मच। अगर आप नंद किशोर जी के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिखिए। अगर आप चिंतन भट्ट जी के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिखिए कि यस चिंतन भट्ट जी आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस बिजनेस, है ना। क्योंकि उनको धन्यवाद जरूर कहिएगा,
उनको धन्यवाद इसलिए कहिएगा क्योंकि अगर आज आप इस संडे की इस सुबह आप इस प्रोग्राम में नहीं होते तो आप व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ चीजें कर रहे होते, आप फेसबुक पे कुछ ना कुछ चीजें कर रहे होते, लेकिन आज उन्होंने इस प्रोग्राम में इनवाइट करके आपको जीवन में एक नई चीज जो है वो देखने का, समझने का और सुनने का मौका दिया। हमारे यहाँ पर तो अंग्रेज हमें जो थैंक यू शब्द दे करके गए हैं, कोई अगर गिरा हुआ रुमाल भाई उठा करके हमें दे तो हम उसको भी धन्यवाद करते हैं। तो आज एक व्यक्ति ने आपको एक जिसे कहते हैं कि जिंदगी को उठाने का मौका दिया है, तो एटलीस्ट वो धन्यवाद का अधिकारी तो है ही। तो जिन्होंने भी आज आपको इन्वाइट किया है उनके साथ में उनको आप धन्यवाद जरूर करिए। और अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आप यहाँ पर लिखिए कि यस आई वांट टू ज्वाइन, और जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनका नाम लिख करके। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो आप सवाल भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको क्या बोलते हैं जवाब देने की। और डीओस आपके जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है उनके माध्यम से भी आपको सवाल का जवाब मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सारे लोग इस प्रोग्राम में आए, है ना। और धन्यवाद करता हूं कि आप सारे लोगों ने मेरी बात को पूरा सुना। और एलआईसी का धन्यवाद मैं इसलिए भी करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप जैसे जबरदस्त और होनहार लोगों से बातचीत करने का, क्योंकि संडे की सुबह गणपति के दिनों में, है ना, बुद्धि के देवता के दिनों में बुद्धिशाली लोगों के साथ में दिमाग को कसने वाली कोई बातचीत करने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। तो वंस अगेन एलआईसी का और इन सभी विकास अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना आप लोगों से बातचीत करने के लिए और आपको चुना इन बातों को सुनने के लिए। तो आइए मैं और आप सारे लोग मिलकर के इन सभी विकास अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं और मेरी तरफ से मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस, फॉर जॉइनिंग अस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाए और आप बहुत आगे बढ़े। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने कुछ लोगों को इस बिजनेस में ला करके उनको जीवन को बदलने में कुछ योगदान दिया। आप जहां कहीं भी रहे, ईश्वर आपको सदा खुश रखे, आप तरक्की करें और आप इतना पैसा कमाए कि आप अपने समाज को कुछ योगदान दे पाए और इस देश को टैक्स पे करके इस देश की सेवा कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में भारत माता की जय एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और 5 मिनट तक अपन ये जो प्रोग्राम है इसे ऑन रखेंगे। 5 मिनट के बाद में इस सेमिनार को अपन एंड करेंगे। अगर आप कुछ सवाल है, 1-2 सवाल मैं देख रहा हूं, मैं उनके भी जवाब दे दूंगा, है ना। और जितने भी सवाल है आप ये चाहे तो यहाँ पर, सवाल नहीं है तो सीधा ज्वाइन कर जाइए, सवाल है तो जरूर पूछिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लीज सवाल करो, सवाल नहीं है तो आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। आई डोंट हैव चेकबुक, व्हाट टू डू, है ना। पावेल रोहित साहब ने पूछा है कि मेरे पास में चेकबुक नहीं है, क्या करना चाहिए। सर जी, अभी भारत सरकार ने ऑलरेडी मतलब जो है कि प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना जो चलाई है, आप अपना अकाउंट खुलो। आज की डेट में चेकबुक लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अमीर बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि मेरे को अपना एक चेकबुक दो। और यहीं से अमेरिकी सोच की और अमेरिकी शुरुआत भी होगी कि पहला तो काम मैं ये करूं कि मैं अपना चेकबुक ले लूं। और वो निकालना बड़ा आसान है ना, बड़ी मामूली सी ये रिक्वायरमेंट है। और आपको इसके लिए रुक नहीं जाना चाहिए कि मेरे पास में चेकबुक नहीं है, ठीक है। आपको फ्यूचर में जब पैसे कमाओगे तो गाड़ी खरीदने के लिए भी चेक ही साइन करके देना पड़ेगा। तो आज से इसकी शुरुआत करो, कल सीधा बैंक में जाओ और पहला काम अपना ये करो कि चेकबुक कैसे मिलेगा वो चक्कर चलाओ। इस देश में सब कुछ मिलता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। I am advocate. Can I start this business? You can do, sir. समर्थ व्यास साहब ने पूछा है। व्यास साहब, you can absolutely do this business. आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप कर सकते हैं, है ना। हमारे परिवार में आपके, अगर आप मतलब मान लो कि आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो आप अपनी वाइफ के नाम से, अपनी बीवी के क्या बोलते हैं, अपने सिस्टर के नाम से, अपने मम्मी के नाम से, अपने पापा के नाम से। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देखे हैं कि जो इस प्रोफेशन में अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से काम कर रहे हैं। पब्लिक हमारा पर केवी रीते ट्रस्ट कर से। 2 चीजें आपको समझनी पड़ेगी मिथुल प्रजापति साहब कि सबसे पहली चीज कि एलआईसी कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये एक सरकारी कंपनी है ना। और सरकार, पब्लिक जो भी पैसा इसमें देती है तो वो एलआईसी और एक ब्रांड है सर। आप कोई ऐसे ब्रांड से नहीं जुड़ रहे हैं मिथुल भाई कि जो 64 दिन पहले शुरू हुई है या 64 हफ्ते पहले शुरू हुई है। आप एक ऐसी ब्रांड से जुड़ने के लिए जा रहे हैं कि जो 64 साल पुरानी है। नंबर 1, इस देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। नंबर 2, तो पब्लिक हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगी, पब्लिक एलआईसी के ऊपर भरोसा करेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि आपके ऊपर भी लोगों का भरोसा बढ़े, उसके लिए एलआईसी के जो मैंने बताया प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको दिए जाएंगे, उससे आप इतने काबिल बनेंगे कि आपकी बातों पर और लोग आप पे भरोसा करना चालू करेंगे। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये चिंता बिल्कुल ना करें कि लोग आप पे और एलआईसी पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर कोई एक चीज के ऊपर भरोसा करना चाहिए तो मिथुल भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद पे भरोसा करें। अगर आप अपने ऊपर भरोसा कर लेंगे तो दुनिया आपके ऊपर और एलआईसी के ऊपर भरोसा करने ही वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, दूसरी कोई चीज, पासबुक भी चलेगा प्रूफ के लिए,
है ना। मेरे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार भौतिक जी कि आपको जिस डेवलपमेंट ऑफिसर साहब ने इनवाइट किया है, आप एक बार उनसे जरूर बात कर लीजिएगा। अगर पासबुक का पेज चलेगा तो वो डेफिनेटली आपसे, आपको कोई कंपलसरी नहीं बोलेंगे कि चेकबुक का देना ही पड़ेगा। हाउ मेनी डेज फॉर ट्रेनिंग? इट इज अराउंड अ वीक और 10 डेज मैक्सिमम। एक हफ्ते से 10 दिन का ये समय रहता है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। 10 दिन के बाद आपको पूरा, है ना, मतलब क्या बोलते हैं ना, ट्रेन करने के बाद आपको एक्टिविटी में लगाया जाएगा। क्योंकि आप बिना ट्रेनिंग के जाएंगे तो आप, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि सचिन तेंदुलकर भी महान इसलिए बना क्रिकेटर क्योंकि उसने ट्रेनिंग लिया। एंड अगर हम भी एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं तो प्लीज वो 10 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे जरूर अटेंड करिएगा। वो आपके विकास अधिकारी के माध्यम से आपको दिया जाएगा। व्हाट द मिनिमम अमाउंट वी रिसीव एट स्टार्टअप, है ना सर। इसमें मतलब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज अनलिमिटेड इनकम। मिनिमम आपको कितना चाहिए, आप पहले ही मतलब क्या बोलते हैं ना, स्टार्टअप में आप 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं, यू विल डिसाइड कि आपको कितना कमाना है। मान लो कि मैंने तय किया कि मैं पहले महीने में 5,000 कमाना चाहता हूँ, इट इज पॉसिबल। मैंने तय किया मैं पहले महीने में 50,000 रुपए कमाना चाहता हूँ, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, दूसरी एक चीज और है कि एलआईसी का एक मतलब, मैंने एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, वो आपको विकास अधिकारी साहब बता पाएंगे, लेकिन इनका एक ये रहता है कि मिनिमम एक फिक्स पे वाला जो है वो मॉड्यूल उन्होंने बीच में लॉन्च किया था। आई डोंट नो वेदर इट इज वर्किंग राइट नाउ और नॉट, है ना, तो वो भी आप पता कर लीजिए। अगर वो फिक्स पे वाला, मैं जिन्होंने ये सवाल किया है मनीष भाई, मनीष जहांगीर साहब ने, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मनीष भाई प्लीज, हम लोग मिडिल क्लास में बॉस इसलिए क्योंकि हम एक मिनिमम के ऊपर आ जाते हैं। हम क्यों डॉक्टर नहीं बन पाए? क्योंकि हम जब पढ़ते थे तभी हमें विचार आता था, हम शिक्षक सभी यही पूछा करते थे कि सर पास होने के लिए कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपसे छोटा हूं तो छोटा भाई के नाते और बड़ा हूं तो बड़े भाई के नाते, कि प्लीज ये मिनिमम वाली मानसिकता से बाहर आकर के मैक्सिमम वाली मानसिकता पे आइए बॉस, बहुत मजा आने वाला है। और मुझे एक चीज बताइए ना कि इस काम को शुरू करने के लिए आप जो फीस पे करने वाले, कितना करने वाले? 900 रुपए। अगर एक आदमी को पानी पूरी का भी खोखा लगाना हो ना तो बस कम से कम 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मैं इतना अच्छा व्हाइट कॉलर प्रोफेशन एंट्री मारने वाला हूँ, वो 900 रुपए लगा करके, रिस्क कितना है? 900 रुपया। मतलब मैं इसे कभी कभी ये कहता हूँ कि ये बाल से पहाड़ खींचने वाला काम है। 900 रुपए का बाल लगा करके लाखों रुपए का पहाड़ खींचने वाला काम है। अगर जाएगा तो क्या जाएगा? बाल जाएगा ना, लेकिन आएगा तो क्या आएगा? पहाड़ आएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। मनीष जहांगीर ने लिखा है कि आई एम अंडर 18। मनीष जहांगीर, आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके परिवार में जो व्यक्ति 18 साल से बड़ी उम्र का है उसके नाम से आप शुरू करिए, और जैसे ही आप खुद 18 साल के हो जाते हैं तो आप अपने नाम का एक नया एजेंसी लेकर के शुरू कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। अरे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, क्लाइंट कोई रिस्पॉन्स ना दे तो। अच्छा, एक चंद्रेश पटेल साहब ने लिखा है कि क्लाइंट अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो क्या? मुझे एक चीज बताइए चंद्रेश भाई, मैंने पहले ही बोला कि 100% मार्केट पोटेंशियल है। 100% मार्केट पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट की जरूरत वाले जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद है वो सारे लोग हैं। मान लो कि आप मेरे पास में आए और मेरे को बोला और मैंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या मैं आपके शहर का आखिरी आदमी हूं जो इंश्योरेंस ले सकता था? क्या मैं इस दुनिया का आखिरी आदमी हूं जो इंश्योरेंस ले सकता था? मेरे जैसे लाखों पड़े आपके पास में। प्लीज समझिए इस बात को कि आप डॉक्टर नहीं है कि आपको लिमिटेड लोग मिलेंगे, बीमार लोग लिमिटेड होते हैं। हमें तो हर इंसान हमारे काम में आने वाला है, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि उसको रिस्पॉन्ड, मतलब हमारे प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में एक चीज बहुत अच्छी मैंने सुनी है कि कहा जाता है कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर तूने रिस्पॉन्स दिया तो बेस्ट है, अगर नहीं दिया तो तेरे जैसे मेरे पास में और भी लाखों पड़े हुए हैं। ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। एनी टारगेट रिक्वायर्ड? नो टारगेट रिक्वायर्ड माय डियर फ्रेंड। अरुण भाई ने पूछा, अरुण वरिया जी ने, टारगेट कोई नहीं रहेगा, आप टारगेट बनाओगे अपने लिए। आपको अपने जीवन का टारगेट बनाना चाहिए कि मैं 1 साल में इतना कमाऊंगा, मैं 3 साल में गाड़ी खरीद लूंगा। आपको टारगेट बनाने हैं, यहाँ से आपको कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, गिवन द सर्कमस्टेंस व्हाट वर्क आर वी डू right now exactly as we still need to maintain social distancing। डेफिनेटली आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। दूसरा, जो विकास अधिकारी के माध्यम से आप आए हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। जैसे अभी ये प्रोग्राम हमने ऑनलाइन किया, वैसा ही इंश्योरेंस सेलिंग के प्रोग्राम के भी, इंश्योरेंस देना कैसे है उसके भी हम ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं आपके विकास अधिकारियों के साथ मिलकर के। आपको उसका भी एडवांटेज मिलेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो अपने घर में रहेगा, आप अपने घर में रहेंगे, और फिर भी आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। ऐसी भी एक्टिविटी होती है, डोंट वरी अबाउट इट। एलआईसी इज अ हाईटेक कंपनी। एलआईसी ट्रेनिंग और कोचिंग सेशन की कोई फीस होती है क्या?
इसमें 80% जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। हाँ, जब कभी अगर एलआईसी एक्सटर्नल किसी स्पीकर को बुलाती है ना, बाहर से किसी को अगर बुलाती है आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, तो उसका एक नॉमिनल फीस वो आपसे लेती है। बाकी एलआईसी जो ऑर्गेनाइज करेगी, आपके विकास अधिकारी जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री रहते हैं, तो आपको उसका कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। स्नेह गणात्रा ने पूछा है, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? स्नेह, वेलकम ब्रदर, डेफिनेटली कर सकते हैं, यही वो अपॉर्चुनिटी है। और हमारे देश में ये तो 22-24 साल में काम करने के बारे में बताया जाता है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, एक 12वीं कक्षा पास किया हुआ लड़का जब अपनी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाता है ना बॉस, तो वहां जाकर के पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जाता है। गड़बड़ का है मालूम है, हम हमारे देश में सारी नौटंकी करते हैं, वहां पर जाकर के तो अपन कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब अपने परिवार के साथ में होते हैं ना, तो बेबी बॉय बन के रहते हैं। अपने देश में होते हैं तो हर ड्रामा करते हैं, है ना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप छोटी सी उम्र में बड़ी सोच के साथ में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। संदीप ने पूछा है कि क्लाइंट बहुत लॉन्ग टाइम से अवॉइड करता था, और अवॉइड वो कौन होता है, मुझे एक चीज बताओ, क्लाइंट कैसे मेरे को अवॉइड कर सकता है ना। अगर मुझे एक चीज बताइए संदीप, कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते आपसे एक मिलने के लिए आया, वो आप मुझे अवॉइड कब करेंगे? जब बार बार मैं आप ही से मिलने के लिए आऊंगा, तभी आप मुझे अवॉइड करेंगे ना, लेकिन मैं बार बार आऊंगा ही नहीं, क्योंकि आपके जैसे मेरे पास में इस देश में 132 करोड़ लोग हैं बॉस। मैं दूसरे आदमी के पास में जाऊंगा, तीसरे के पास में जाऊंगा, और इससे मैं बीच बीच में मिलता रहूंगा। कि अगर एक लड़का जो है, मुझे एक चीज बताओ, कि एक लड़का, एक मजाक के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि एक ऐसा, जैसे हमारे इंजीनियरिंग की कॉलेज में मैंने देखा है, पहले से लड़कियों की अच्छत ही रहती थी, मैकेनिकल लाइन जो है ना, उसमें लड़कियां कभी आती नहीं थी। तो अगर 50 लड़कों का क्लास है, तो उसमें मुश्किल से 1 या 2 लड़की रहती थी। तो होता क्या था मालूम है, कि वो लड़कियां हमें अवॉइड करती थी। क्यों? क्योंकि लड़की के पास में चॉइस है। लेकिन आप एक इमेजिन करो ऐसा, कि मैं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर या गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाकर के खड़ा हो गया, और मैंने बारी बारी एक पहली लड़की को पूछा कि यार क्या मेरे से दोस्ती करेगी क्या, उसने मेरे को अवॉइड किया, तो मैं रोने लगूंगा क्या? क्योंकि यहाँ थोड़ी, यहाँ तो 500 लड़कियां एक के बाद एक आने वाली है, वो हाँ बोली देगी तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 132 करोड़ का देश है बाबा, काय इतना फिक्र कर रहे हो यार। मल्हार पटेल ने लिखा है, सर बुक कहाँ मिलती है? बुक आपको अपने विकास अधिकारी के पास से मिल जाएगी, जिन्होंने आज आपको आमंत्रित किया है। ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ेगा सर। एलआईसी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी होता है, और ट्रेनिंग अभी की परिस्थिति में सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन होते हैं, तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है डियर। और पुष्कर भाई ने लिख दिया, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे कि आप लोग जिस उद्देश्य के साथ में इस बिजनेस में शामिल हो रहे हो, ईश्वर आपके वो सारे उद्देश्य पूरे करने में आपकी सहायता करे, और आपको मेहनत करने की क्षमता दे। मेरी शुभकामनाएं आपको है। और कोई चीज? माय नेम इज आर्यन, माय क्वेश्चन इज, इन एग्जाम ओनली एमसीक्यूज विल कम और एनी राइटिंग क्वेश्चन आल्सो? ओनली एमसीक्यूज है ना। Redmi Note 5 Pro ये किसी का फोन है, आर्यन ने पूछा है। आर्यन, सारे एमसीक्यूज आएंगे, कोई भी ऐसा मतलब 4 लाइन या 5 लाइन का आंसर नहीं आएगा, एबीसीडी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और वो भी मतलब उसका ट्रिक भी आपको दिया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, वो आपको ट्रिक भी देंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। 18 मार्क लेना बड़ा मामूली बात है, आपको कोई हफ्ते भर पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, रोज के कोई 10-10 घंटे नहीं पढ़ने, है ना। बड़ा आसान सा एग्जाम रहता है। If IID exam is not cleared in first attempt, can we repeat it? Yes, definitely you can repeat it. Don't worry. और मैं बताऊं सर आपको, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा सोचो भी मत। और अगर इन केस यदि हो भी गया, तो आप रिपीट एग्जाम दे सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। सारिका सिंह जी, इसमें ऐसा है कि एक बार आपके नाम का IRDA का कोड अगर आपका इश्यू हो गया है, तो आप अपने नाम से आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, आपको सिर्फ वो जो है ट्रांसफर कराना रहेगा। डोंट वरी, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है ना, आप उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपको रास्ते बता देंगे। डोंट वरी। IRDA का एग्जाम कब होगा, ये आपको विकास अधिकारी साहब बताएंगे, जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है ना। आप बस उनको हाँ बोल दो, वो आपको इमीडिएटली बता देंगे कि कितने दिन के बाद आपका एग्जाम आएगा। मैंने बोला है कि एग्जाम दिया है, अगर कहीं और दिया है, आप किसी और कंपनी के साथ में थे, यू वांट टू शिफ्ट टू LIC, है ना, तो वो एक कोड यहाँ पर ट्रांसफर करना रहेगा आपका, है ना। वो प्रोसेस आप अपने विकास अधिकारी से पता कर सकते हैं। अरुण वरिया ने लिखा, आई एम ज्वाइनिंग डेफिनेटली। अरुण, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे तुम बहुत तरक्की करो। ऊपर ज्वाइन कर रही हूँ, ओके, बहुत बढ़िया। ओप्पो रेनो 2Z ने लिखा है, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत बढ़िया मैडम, गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, पिंकी जी ने पूछा है, ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। चलिए, डिसीजन टेकन, ज्वाइन डेफिनेटली। अरुण वरिया ने, हैव अ गुड डे। LIC में कितने डेज में ट्रांसफर होता है एजेंसी कोड? भौतिक सावलिया जी ने पूछा हुआ है। सर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भौतिक इसके बारे में जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है, वो आपको बताएंगे, है ना। थैंक यू।
पिंकी ने पूछा है कि इनका मेन ऑफिस, LIC का मेन ऑफिस बॉम्बे में है, जिसे योगक्षेमम नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा ऑफिस है। और ब्रांचेस मैं आपको बताऊं कि भारत में एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है कि जिसके भारत में हजारों ब्रांचेस है और सबसे ज्यादा ब्रांचेस है। यू नेम द सिटी यू विल हैव द ब्रांच, यू नेम द एरिया यू विल हैव द ब्रांच ऑफ LIC। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने सभी लोगों के सवाल जो है वो खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बातचीत करके। ईश्वर करे आप लोग सदा खुश रहे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय एंड जय हिंद।